हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। मेरा नाम शशांक है और मैं सभी का स्वागत करता हूं ग्रेड अप के क्लासरूम प्रोग्राम में। तो भाई कितने स्टूडेंट्स सेशन में लाइव हो चुके हैं एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ। अमीषा कुमारी, आशुतोष, राधा दुबे, श्वेता कुमारी, ओके, अविनाश प्रधान, सुरभि, पूजा शर्मा, अभय प्रताप, गुलशन कुमार, गुड आफ्टरनून। ओके, दिव्य तेज त्रिपाठी, आज से पीडीएफ नहीं मिलेंगे। पीडीएफ मिलेंगे, वो टेक्निकल टीम आपको देगी पीडीएफ। तो पीडीएफ टेक्निकल टीम देगी, ठीक है। सो नुपुर, अजीत सिंह, रवि शर्मा, गुड आफ्टरनून। प्रियंका मोहंती, सारिका, भाई सभी को गुड आफ्टरनून और सभी का स्वागत है ग्रेड अप के क्लासरूम प्रोग्राम में। तो स्टूडेंट्स, आज जो है हम लोग अपने फंडामेंटल राइट्स के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, यानी जो फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक हमने कल स्टार्ट किया था वो हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। तो जो आज फंडामेंटल राइट्स हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था, फंडामेंटल राइट्स पार्ट 1, और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो होगा फंडामेंटल राइट्स पार्ट 2। फंडामेंटल राइट्स पार्ट 2 करने वाले हैं। ये सेकेंड क्लास है पॉलिटी की, हाँ ये पॉलिटी की सेकेंड क्लास है आज। तो फंडामेंटल राइट्स हम लोगों ने कल कंप्लीट कर लिया था पार्ट 1, और आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 को, ठीक है। तो ये आज पार्ट 1 कल का डिस्कस हो चुका था और आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2। ये बिल्कुल सेकेंड क्लास है इंडियन पॉलिटी की। अब देखो, बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स के आज के सेशन की, पार्ट 2 की। तो मैं आपको इसके पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं कि ग्रेड अप आप सभी के लिए एक स्पेशल सेशन लेकर के आया, एक स्पेशल सीरीज लेकर के आया है जिसका नाम है छोटी छोटी मगर मोटी बातें, जिसमें हम लोग ट्रिक डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सेशन सभी स्टूडेंट्स के लिए काफी फायदेमंद रहेगा, जिसमें हम लोग जनरल अवेयरनेस के छोटे छोटे ट्रिक डिस्कस करेंगे जिससे चीजें आपको आसानी से याद हो सके। जैसे कई बार क्या होता है कि कुछ ट्रिक हमें नहीं मिलते और फिर हम लोग एग्जामिनेशन में कई बार कंफ्यूजन में आ जाते हैं। तो वो जो होगा वो एक स्पेशल ट्रिक सेशन हम लोग लेकर के आ रहे हैं। आप सबकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि सर ट्रिक सेशन लाइए, ट्रिक सेशन लाइए। तो वो यूट्यूब के हिंदी यूट्यूब चैनल पर चलेगा भाई ट्रिक सेशन। और उसमें आप देखोगे कि बहुत इजी इजी ट्रिक हम लोग डिस्कस करेंगे। सर आई वांट टू से यू दैट यू आर सुपर्ब टीचर, योर एक्सप्लेनेशन ऑल कॉन्सेप्ट्स वेरी वेल। तो मुस्कान, ये जो आपने लिखा है ये आप हमारी टीम को भी बताइए। तो एसएससी कोर्स टीम पर भी आप इसको मेल कर सकती हैं और साथ ही साथ आप मुझे भी सीसी में रख सकती हैं shashank@gradeup.co पे। तो ये सारी चीज़ें आप कोर्स टीम को भी बताइए। तो ये जो आपके कंसर्न्स हैं या जो आपका अप्रिशिएशन है वो आप डाउट बॉक्स में लिख दीजिए, कोर्स टीम को लिखिए और साथ ही साथ मुझे भी सीसी में ज़रूर रख लीजिएगा। ऐसे कोर्स टीम, एसएससी कोर्स टीम को भी बिल्कुल आप भेज सकती हैं। तो ये सेशन हम लोग जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं स्टूडेंट्स। ये आप ही लोगों की डिमांड थी कि सर कोई ट्रिक का सेशन स्टार्ट करिए। तो एक ट्रिक का सेशन स्टार्ट होगा आपका, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। इसमें जो होगा हम लोग सारे ट्रिक्स छोटे छोटे डिस्कस करेंगे। ऐप पर नहीं होगा भाई, ये होगा यूट्यूब के चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर होगा। उसमें देखो सबसे अच्छा क्या होगा कि फटाफट छोटे छोटे ट्रिक्स होंगे और आपको इतना आसानी से याद हो जाएगा कि बड़ी बड़ी चीजें आप छोटे छोटे फॉर्म में याद कर लोगे। इससे फायदा ये होगा कि आपको भटकना नहीं पड़ेगा और एग्जामिनेशन में भी ट्रिक अप्लाई करोगे और फटाफट आंसर सही करोगे और अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। साथ ही साथ ये ट्रिक मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दिया करूंगा। पहले यूट्यूब पर होगा, फिर टेलीग्राम चैनल पर मैं पोस्ट कर दूंगा। तो टाइमिंग कुछ दिन के अंदर डिसाइड हो जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल के लिए सिर्फ आपको टाइप करना है टेलीग्राम के सर्च बॉक्स में GA बाई शशांक, आपको मिल जाएगा। तो लिंक बिल्कुल शेयर कर दूंगा। पहले एक बार वो डिसाइड हो जाए। आज ही हम लोग टीम से बात कर रहे थे कि या कुछ एक स्पेशल सेशन लाना चाहिए। तो भाई देखो, मेरे पास लिंक जो नहीं है अभी मेरा टेलीग्राम चैनल का, आप GA बाई शशांक टाइप करोगे मिल जाएगा। बस टाइप कर देना GA बाई शशांक सारे स्मॉल लेटर में, फटाफट आपको मिल जाएगा। पहले वो ट्रिक यूट्यूब पर जाएंगे, फिर आपके टेलीग्राम लिंक पर भी मैं शेयर कर दूंगा ताकि जिन सेशन स्टूडेंट्स का सेशन छूट गया वो भी उसको देख सकें। और भाई उस सेशन को लाइक और शेयर अगर नहीं करोगे तो भाई उस चीज को
फिर मजा नहीं आएगा। वो सेशन बिल्कुल आपके तरफ से कम 400 लाइक्स होने ही चाहिए, क्योंकि वो एकदम ऐसा सेशन होगा जिसमें फटाफट आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। तो मुस्कान वैसे भी ये पॉलिटी का सेशन अपने आप में सफिशिएंट रहेगा आपके लिए। तो मन करे तो पीडीएफ पढ़ लीजिए, मन करे तो आप इस पर भी डिपेंड हो सकते हैं, आराम से मैं पढ़ा दूंगा। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि आराम से वो सेशन को जरूर देखिएगा और बेहिचक देखिएगा, और उसमें एकदम छोटे छोटे ट्रिक्स डिस्कस करूंगा जो बहुत छोटे होंगे और फटाफट आपको याद हो जाएगा, और एग्जामिनेशन में भी आप इजीली सॉल्व कर दोगे। तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ट्रिक होंगे, उसमें हिस्ट्री का भी होगा, पॉलिटी का भी होगा, ज्योग्राफी का भी होगा, इको का भी होगा, कुछ हद तक साइंस के भी ट्रिक डिस्कस करूंगा। तो बहुत सारे ट्रिक्स का एक स्पेशल सेशन चलेगा ग्रेड अप पर। सो उसमें जीए बाय शशांक लिखना, SHAN के, वो अपने आप मिल जाएगा। उस पर मेरी फोटो भी लगी होगी, आराम से खोज लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। जीए बाय शशांक लिखना स्मॉल लेटर्स में। टाइम कुछ दिन के अंदर डिसाइड हो जाएगा, तो कुछ दिन के अंदर टाइम डिसाइड हो जाएगा, तो वो भी मैं बता दूंगा। टाइम अभी डिसाइड नहीं हुआ है आज तक, आज टीम से बात होगी तो फिर आपको मिल जाएगा, ठीक है। टाइम भी बिल्कुल बता दूंगा, बिल्कुल परेशान मत होइए। चलिए, तो मैं ये छोटा सा अनाउंसमेंट था जो आपके साथ मैंने शेयर कर दिया। अब हम लोग आ जाते हैं आज के मुद्दे पर, और आज जो हमें डिस्कस करना है वो है फंडामेंटल राइट्स। और कल तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था आर्टिकल 18 तक, आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 19 से। चैट बिल्कुल प्राइवेट नहीं होगा ताकि सबका कंसंट्रेशन सेशन में बना हो, इधर उधर के लोग कमेंट्स को ना देखें। चलिए, आज अब स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 19 से। और आर्टिकल 19 जो डील करता है वो 6 डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स को डील करता है। तो आर्टिकल 19 डील करता है 6 डेमोक्रेटिक फ्रीडम को। ओरिजिनल संविधान यानी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था, उसमें थे टोटल 7, और वर्तमान संविधान में है टोटल 6। तो मूल संविधान में जो नंबर ऑफ डेमोक्रेटिक फ्रीडम थे, यानी जो लोकतांत्रिक स्वतंत्रताएं थी, वो थी 6, अभी 6 हैं। मूल संविधान में थी 7 और वर्तमान संविधान में है 6। इसीलिए आर्टिकल 19 डील करता है 6 डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स को। अब देखो, यहां पर मैं आपको समझाता हूं, चूंकि यहां पर मैं आपको एक ट्रिक समझाने वाला हूं जिससे 6 डेमोक्रेटिक फ्रीडम आपको सीक्वेंसली याद हो जाएंगे। तो भाई ट्रिक जो है उसको याद रखिएगा, ट्रिक समझा देता हूं, इसलिए मैंने इसको इंग्लिश में लिखा है। ट्रिक है सम्राट, SAAMRAT, सम्राट। ट्रिक है सम्राट। इस सम्राट को अगर आप याद रखेंगे तो सारे डेमोक्रेटिक फ्रीडम आप सीक्वेंसली अरेंज कर दोगे बिना किसी झंझट परेशानी के। तो देखो, आर्टिकल 19 में मैं आपको पढ़ाऊंगा 7 डेमोक्रेटिक फ्रीडम, फिर बता दूंगा कौन सा डेमोक्रेटिक फ्रीडम हटा दिया गया, तो बचे हुए हो जाएंगे 6 डेमोक्रेटिक फ्रीडम। चूंकि इसमें ट्रिक समझाना है, इसी वजह से इसको मैंने इंग्लिश में रखा है। ट्रिक है भाई सम्राट। यहां पर देखो, एस का मतलब हो गया फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसके बाद है ए का मतलब है फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली, जो आर्टिकल 19 क्लॉज ए है और आर्टिकल 19 क्लॉज बी है, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली। नेक्स्ट है इसमें दूसरा ए, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन। तो भाई आर्टिकल 19 क्लॉज सी हो गया फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, ये देखो दूसरा ए भी हो गया। इसके बाद है डी, एम, फ्रीडम टू मूव फ्रीली, फ्रीडम टू मूव फ्रीली, फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट इंडिया। तो भाई एम भी हो गया फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट इंडिया। इसके बाद आर, आर का मतलब है रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, भारत में आप कहीं भी रह सकते हैं। तो रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया आर्टिकल 19 ही हो गया, रिसाइड का आर।
एनी पार्ट ऑफ इंडिया। फिर है ए, तीसरा ए है, इसका मतलब है अक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी। तो फ्रीडम टू अक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, तो ये भी हो गया ए। और अंतिम है टी, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, प्रोफेशन एंड ऑक्यूपेशन। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, प्रोफेशन एंड ऑक्यूपेशन। तो एफ हो गया फ्रीडम ऑफ अक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी। और फ्री आर्टिकल 19 क्लॉज जी हो गया फ्रीडम ऑफ ट्रेड, प्रोफेशन एंड ऑक्यूपेशन। तो ये आपके टोटल हो गए 7 डेमोक्रेटिक फ्रीडम जो भारत के संविधान में दिए गए थे। वर्तमान में 6 हैं, टोटल हैं 7। तो यहां तक भाई सबको समझ में आ गया। देखो आपको क्या याद रखना है, सम्राट याद रखना है। सम्राट याद हो गया तो आप सारे सीक्वेंस से सारे फ्रीडम को आप लगा दोगे। अब आपका दिमाग में कंफ्यूजन आ रहा होगा कि सर पहले एसोसिएशन होगा या असेंबल होगा, चूंकि दोनों ए से शुरू है। तो भाई ध्यान रखो कि जब भी हमें कोई संगठन बनाना होता है तो पहले लोगों को जुटाना होता है, तब तो संगठन बनता है। यानी पहले हम लोगों को जुटाएंगे यानी असेंबल करेंगे, और उसके बाद हम एसोसिएशन बनाएंगे यानी कोई संगठन बनाएंगे। तो पहले होगा असेंबल, उसके बाद होगा एसोसिएशन। तो कुल मिलाकर के ट्रिक याद रखना है सम्राट, और सारे डेमोक्रेटिक फ्रीडम सीक्वेंसली अरेंज। बात सबको समझ में आ गई। तो ये आपका 7 डेमोक्रेटिक फ्रीडम था जो हमारे मूल संविधान में दिया था अनुच्छेद 19 में। वर्तमान में 6 हैं, मूल संविधान में थे 7। मैंने आपको सातों डेमोक्रेटिक फ्रीडम बता दिए। अब 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 से आर्टिकल 19 क्लॉज एफ हटा दिया गया, यानी फ्रीडम टू अक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी वाला जो क्लॉज था, वो आर्टिकल था, वो हटा दिया गया। तो अब बच गए टोटल 6, यानी 44th अमेंडमेंट एक्ट से आर्टिकल 19 क्लॉज एफ हट गया। अब बच गए टोटल 6, 1 2 3 4 5 और 6। तो भाई ओरिजिनल संविधान में थे 7, वर्तमान संविधान में है 6। कौन कौन से 7 हैं अब आपको मुंह जबानी याद हो गया होगा। कभी भी आप कंफ्यूज नहीं करोगे कि कौन सा डेमोक्रेटिक फ्रीडम किस नंबर पर आता है। ट्रिक समझाना था स्टूडेंट्स, इसीलिए मैंने इंग्लिश में लिखा, नहीं तो हिंदी में भी लिख देता, लेकिन ट्रिक समझ पाओगे इंग्लिश में ही। आर्टिकल 19 ए के भी अपने अपने पार्ट्स हैं। जैसे आर्टिकल 19 ए में कहता है फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ प्रेस भी आर्टिकल 19 ए में है। ठीक है, इन सब का हिंदी, भाई देखो मूल संविधान लिखा हुआ है इंग्लिश में, इसलिए थोड़ा हिंदी में मेरा भी हाथ तंग हो जाता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कहते हैं बोलने की स्वतंत्रता। असेंबल पीसफुली का मतलब होता है शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता। एसोसिएशन का जो मतलब होता है वो है संगठन बनाने की स्वतंत्रता। मूव फ्रीली थ्रू आउट इंडिया है कि भारत में आप कहीं भी आ जा सकते हैं, उसकी स्वतंत्रता। रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया का मतलब है कि भारत में कहीं भी रह सकते हैं, उसकी स्वतंत्रता। फ्रीडम टू अक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब था कि आप कोई भी प्रॉपर्टी यानी संपत्ति खरीद सकते हैं, उसको रख सकते हैं, उसको बेच सकते हैं, उसकी स्वतंत्रता। और फ्रीडम ऑफ ट्रेड, प्रोफेशन एंड ऑक्यूपेशन का मतलब है वाणिज्य, व्यापार और पेशे की स्वतंत्रता। तो इसी वजह से, चूंकि यहां मुझे ट्रिक समझाना था, इसी वजह से इसको मैंने लिखा इंग्लिश में। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं। इंग्लिश में भी आप पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहां आर्टिकल 19 क्लॉज ए में पूछा जाता है कि कुछ और भी हैं। जैसे आर्टिकल 19 क्लॉज ए ये डिस्कस करता है फ्रीडम ऑफ प्रेस, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में ही आता है फ्रीडम ऑफ प्रेस। दूसरा ये डील करता है फ्रीडम टू होस्ट, फ्रीडम टू होस्ट नेशनल फ्लैग ऑन प्राइवेट बिल्डिंग्स। जैसे आप देखते होंगे कि मॉल वगैरह में भी लोग झंडा लगा करके फहराते हैं, तो फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम टू होस्ट नेशनल फ्लैग ऑन प्राइवेट बिल्डिंग्स और फ्रीडम ऑफ कमर्शियल एडवर्टीजमेंट, कमर्शियल एडवर्टीजमेंट, ये सारा डील होता है आर्टिकल 19 क्लॉज ए में। तो आर्टिकल 19 क्लॉज ए जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, ये 3 चीजों को डील करता है। साथ ही साथ फ्रीडम ऑफ प्रेस, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रेस की स्वतंत्रता का अनुच्छेद कौन सा है,
तो वो आर्टिकल 19 क्लॉज ए में ही आता है। नेक्स्ट है फ्रीडम टू होस्ट नेशनल फ्लैग ऑन प्राइवेट बिल्डिंग्स। जैसे आप देखते हैं कि मॉल वगैरह पर भी लोग झंडा फहराते हैं, तो वो फ्रीडम टू होस्ट नेशनल फ्लैग ऑन प्राइवेट बिल्डिंग्स। और फ्रीडम ऑफ कमर्शियल एडवर्टीजमेंट, जो विज्ञापन आप देखते हैं, वो सब आता है आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में। तो आई होप स्टूडेंट्स ये भी समझ में आपको आ गया होगा कि अगर सीधा क्वेश्चन आता है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस किस आर्टिकल में है, तो आप बेहिचक लगा सकते हैं आर्टिकल 19 क्लॉज ए, दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। यहां तक सबको बातें क्लियर हो गई हैं, तो फटाफट एक बार कमेंट करके बताओ भाई कि बातें सबको समझ में आ गई। 6 डेमोक्रेटिक फ्रीडम का ट्रिक समझ में आ गया, तो एक बार जल्दी से आप कमेंट करके बताओ, फिर हम लोग बढ़ेंगे आर्टिकल 20 की तरफ। चलिए ठीक है, यहां तक सबको बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं आर्टिकल 20 की तरफ। आर्टिकल 20 कहता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन इन सर्टेन ऑफेंसेस। हिंदी में कहते हैं कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अब देखो थोड़ा सा ये संवैधानिक हिंदी लिखा हुआ है, तो इसलिए थोड़ा समझने में आपको तकलीफ हो रहा होगा। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन इन सर्टेन ऑफेंसेस का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, तो उस अपराध के कंडीशन में भी दी जाने वाली संवैधानिक सुरक्षा। तो अपराध के कंडीशन में भी दी जाने वाली संवैधानिक सुरक्षा, यानी अगर किसी व्यक्ति से कोई अपराध हो भी गया है, तो उस कंडीशन में भी जो उसको संवैधानिक सुरक्षा दी जाती है, वही डील करता है आर्टिकल 20, यानी प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन इन ऑफेंसेस। यानी किसी भी व्यक्ति से मान लीजिए कोई अपराध हो गया, कोई क्राइम हो गया, तो ऐसा नहीं होगा कि सारे उसके संवैधानिक सुरक्षा ले ली जाएगी, सीधे उसको सजा दी जाएगी। तो उस कंडीशन में भी उसको कुछ संवैधानिक सुरक्षा भारत का संविधान देता है, वही हमें डिस्कस करना है। और पहला जो संवैधानिक सुरक्षा मिलता है उसे कहते हैं नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का मतलब होता है कि उस व्यक्ति पर जो मुकदमा चलेगा और अगर सजा मिलती है, अगर सजा मिलती है तो मिलेगी वर्तमान कानून से। वर्तमान कानून से, वर्तमान कानून से मेरा मतलब है कि वो कानून जो उस समय अमल में आ रहा है। तो वो कानून जो उस समय अमल में आ रहा है, उस कानून से सजा मिलती है। जैसे आपने निर्भया का केस देखा था, उसमें सारे लोगों को तो सजा हो गई, फांसी की सजा हो गई, लेकिन उसमें एक जो था वो बच्चा था, जिसने जब उसने क्राइम किया तो उसकी उम्र 18 साल से कम थी, उस व्यक्ति को सजा नहीं मिली। रीजन ये था सजा नहीं मिलने का कि उस समय तक कोई ऐसा कानून नहीं था जिसमें किसी बच्चा, कोई अगर बड़ा किस्म का क्राइम करता है, यानी कोई माइनर है, वो कोई बड़ा क्राइम करता है, तो उसको सजा मिलेगी। इसी वजह से उस बच्चे को सजा नहीं दी गई। अब जो हो गया है कि अगर 14 साल का भी बच्चा है, कोई बड़ा क्राइम कर देता है, जैसे कोई रेप कर देता है, मर्डर कर देता है, किसी को आग लगा करके जला देता है, तो उसको जो सजा मिलेगी वो बड़ों के जैसे ही मिलेगी। तो निर्भया केस के बाद ऐसे कानून बनाए गए, इसी वजह से उस बच्चे को, जिसकी एज 18 साल से उस समय कम थी, उसको भारत सरकार ने कोई सजा नहीं दी, बाकी सभी को तो फांसी दे ही दिया गया। तो वो लड़का बच गया ड्यू टू नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ के वजह से, कि जिस समय उसने क्राइम किया उस समय बच्चों पर कोई मुकदमा चलाना या बच्चों को सजा देने का प्रावधान नहीं था। तो जिस समय उसने क्राइम किया उस समय बच्चों को सजा देने का कोई प्रावधान नहीं था, इसी वजह से वो बच्चा बच गया। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। यानी मुकदमा चलेगा और अगर सजा मिलती है तो वो मिलेगी वर्तमान कानून से, ना कि नए कानून से। और नया कानून अब बन गया कि 14 साल का भी बच्चा अगर कोई बड़ा क्राइम करता है तो उसको सजा बड़ों के जैसे ही दी जाएगी। ठीक है, ये नो एक्स पोस्ट फैक्टो जो है भाई, वो एक लैटिन टर्म है, जो एक लैटिन टर्म है, नो एक्स पोस्ट फैक्टो।
पोस्ट फैक्टो का मतलब होता है इंग्लिश में ओल्ड। ये तब एप्लीकेबल होता है सिर्फ क्रिमिनल केसेस में, सिविल केसेस में एप्लीकेबल नहीं होता, क्रिमिनल केसेस में एप्लीकेबल हो जाता है। दूसरा आपका जो संवैधानिक सुरक्षा मिलती है वो मिलती है नो डबल जियोपार्डी। नो डबल जियोपार्डी। डबल जियोपार्डी का मतलब होता है कि एक क्राइम के लिए दो बार पनिश करना, यानी एक गलती एक बार सजा, एक गलती एक सजा, इसी को कहते हैं नो डबल जियोपार्डी। यानी एक क्राइम के लिए एक बार ही पनिशमेंट जब दिया जाता है तो उसको हम कहते हैं नो डबल जियोपार्डी। यह केस आया था लालू यादव पर। लालू यादव आप सबको पता है कि चारा घोटाले के मुख्य आरोपी हैं। उन्होंने खूब जबरदस्त चारा घोटाला किया और डिफरेंट अदालतों ने मिलकर के उनको 27 साल की सजा सुना दी, जो कि 25 साल की उम्र कैद की सजा से भी ज्यादा है। तो उनके वकील थे राम जेठमलानी, उन्होंने नो डबल जियोपार्डी का केस फाइल कर दिया सुप्रीम कोर्ट में और सीधा सीधा कहा कि उन्होंने क्राइम तो किया है एक ही चारा घोटाला, तो इस पर इतने सारे जो कोर्ट ने उनको अलग अलग सजा जो सुनाई है वो बिल्कुल गलत है। तो फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो उन्होंने अलग अलग ट्रेजरी से अलग अलग ढंग से पैसे निकाले हैं और सारे ट्रेजरी ने अलग अलग केस फाइल किया है, इसी वजह से उन पर नो डबल जियोपार्डी का केस नहीं बनता। तो नो डबल जियोपार्डी का सिंपल सा मतलब हो गया एक क्राइम के लिए एक बार पनिश करना है। बात समझ में आ गया कि एक गलती एक बार सजा। बात क्लियर है सबको। तीसरा आता है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब होता है स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य नहीं देना। स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य नहीं देना। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम किया, पुलिस ने उसको पकड़ा, अब पुलिस उसके साथ मारपीट करके ये नहीं कहेगी कि तुम अपने अगेंस्ट में खुद से एविडेंस लेकर के दो ताकि हम तुम पर केस फाइल कर सकें। एविडेंस जुटाना पुलिस का काम है और वो पुलिस करेगी। वो ऐसा नहीं कि जो भी उसमें व्यक्ति है जिसको उसने गिरफ्तार किया है उसी को मार पीट करके उसने कहा कि भैया तुम अपने अगेंस्ट खुद से एविडेंस दो, तो ये काम पुलिस नहीं करेगी। एविडेंस जुटाना पुलिस का काम है और ये काम पुलिस करेगी। यानी अगर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उससे ये नहीं कहा जाता कि अपने अगेंस्ट में खुद से साक्ष्य जुटा करके दो या स्वयं सबूत जुटा करके दो। तो ये तीन संवैधानिक सुरक्षा मिलती है अगर कोई व्यक्ति किसी भी तरीके का अपराध करता है तो भी। तो अगर किसी व्यक्ति से कोई अपराध भी होता है तो उसको ये तीन सुरक्षाएं संविधान की तरफ से दी जाती हैं। पहला है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, दूसरा है नो डबल जियोपार्डी और तीसरा है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का मतलब है कि अगर मुकदमा चलती है और सजा मिलता है तो वो वर्तमान कानून से मिलेगा, पिछले कानून से नहीं मिलेगा। नो डबल जियोपार्डी का मतलब है कि भाई एक क्राइम के लिए एक बार पनिशमेंट मिलेगा, एक गलती एक सजा। और सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब होता है खुद के विरुद्ध साक्ष्य नहीं देना, यानी खुद के अगेंस्ट में एविडेंस नहीं देना है। बात सबको समझ में आ गई? तो बात बताइए, नो डबल जियोपार्डी का मतलब होता है कि एक क्राइम के लिए एक सजा, एक क्राइम के लिए एक सजा, दो बार पनिश नहीं करना, दो बार पनिश नहीं करना है। तो एक क्राइम के लिए दो बार पनिश नहीं करना है। ठीक है, तो समझ में आ गया सबको। एक क्राइम के लिए दो बार पनिशमेंट नहीं देना, एक गलती एक सजा। क्लियर हो गया भाई सारे स्टूडेंट्स को? श्वेता कुमारी आपको भी क्लियर हो गया होगा कि एक क्राइम के लिए एक बार पनिश करना है, दो बार पनिश नहीं करना, यानी एक गलती एक सजा। बात समझ में आ गई सबको? वन क्राइम वन पनिशमेंट। तो ये तो बात हो गया आर्टिकल 20 की। अब बात कर लेते हैं आर्टिकल 21 की। देखो आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ध्यान रखिएगा, राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई।
डज नॉट इंक्लूड राइट टू लाइफ, डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई, यानी जीने के अधिकार में मरने का अधिकार नहीं है। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार नहीं है, मरने का अधिकार सम्मिलित नहीं है। और जब जीने के अधिकार में मरने का अधिकार नहीं है तो इसलिए इंडिया में आत्महत्या करना अपराध है। जीने के अधिकार में भाई मरने का अधिकार नहीं होता, इसी वजह से आत्महत्या करना भारत में अपराध है। इसलिए आप देखोगे कि अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या करने की कोशिश करता है और नहीं मरता है, पकड़ बचा लिया जाता है, तो पुलिस उठा करके उसको 309 में बुक कर देती है, यानी अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड के सेक्शन में बुक कर दिया जाता है, यानी उस पर मुकदमा चला देती है। नेक्स्ट है पर्सनल लिबर्टी। पर्सनल लिबर्टी का मतलब होता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अगर मैं बात करूं तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता में आता है निजता का अधिकार, निजता का अधिकार, यानी राइट टू प्राइवेसी जो होता है, राइट टू प्राइवेसी, ये पार्ट होता है पर्सनल लिबर्टी का, यानी राइट टू प्राइवेसी जो है वो पार्ट होता है पर्सनल लिबर्टी का। तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल 20 और 21। आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। राइट टू लाइफ का मतलब है जीने का अधिकार या जीवन का अधिकार। जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार नहीं है, इसलिए इंडिया में आत्महत्या करना बैन है। और दूसरा पर्सनल लिबर्टी। पर्सनल लिबर्टी का मतलब होता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, और इसी में आता है राइट टू प्राइवेसी। और ये पिछली बार इंटेलिजेंस ब्यूरो के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि राइट टू प्राइवेसी किसका पार्ट है। तो राइट टू प्राइवेसी इट इज अ पार्ट ऑफ पर्सनल लिबर्टी, यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का ही हिस्सा है। और ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स के आर्टिकल 20 और 21 ये दोनों कभी सस्पेंड नहीं किए जाते, इमरजेंसी में भी नहीं। तो ये दोनों मौलिक अधिकार आपातकाल में भी निलंबित नहीं किए जाते। हाँ, इसीलिए इन्हें कभी भी सस्पेंड नहीं किया जाता, क्योंकि अगर आप सस्पेंड कर दोगे तो फाइनली क्या होगा, ये आपका न्याय के मूल सिद्धांतों के विपरीत हो जाएगा। ठीक है, तो न्याय के मूल सिद्धांतों के विपरीत हो जाएगा। इसी वजह से इन दोनों आर्टिकल्स को 20 और 21 को इमरजेंसी में भी सस्पेंड नहीं करते। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि आत्महत्या करना बिल्कुल अपराध है, इसलिए आत्महत्या करने का प्रयास कदापि ना करें। क्योंकि आजकल जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, एक दो एग्जामिनेशन क्लियर नहीं होता तो वो ऐसे बड़े बड़े स्टेप्स उठा लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा आत्महत्या करना अपराध है। और पर्सनल लिबर्टी में ही आता है निजता का अधिकार, यानी राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी इट इज अ पार्ट ऑफ पर्सनल लिबर्टी। यहां तक सबको बातें समझ में आ गई आर्टिकल 20 और 21? तो फटाफट मुझे कमेंट करके आप बताओ, फिर मैं आपको ले चलता हूं आर्टिकल 21A पर। चलिए श्वेता कुमारी, इस पर हम लोग चाय पे चर्चा में बात करेंगे। मम्मी पापा को जेल होगा कि क्या होगा? इच्छा मृत्यु, देखो इंडिया में बहुत ज्यादा भी इच्छा मृत्यु पर डिबेट है। हमारे यहाँ पैसिव यूथेनेशिया अलाउड है, वो भी बहुत ही रेयर कंडीशन में अलाउड है, जल्दी देते भी नहीं है। हमारे यहाँ पैसिव यूथेनेशिया अलाउड है, वो भी बहुत रेयर कंडीशन में, जल्दी देते भी नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बाकी जो आपके चाचा चौधरी टाइप के क्वेश्चन है उसको हम लोग चाय पे चर्चा पर रखेंगे। और चाय पे चर्चा होगी 29 फरवरी को। तो 29 फरवरी को जूम कॉल से सबको कनेक्ट करूंगा और चाय पे चर्चा होगी, जिसमें आपके चाचा चौधरी टाइप के क्वेश्चन को डील किया जाएगा। ठीक है, 29 फरवरी 2020 को। ठीक है, तो ये जो मुझे चाचा चौधरी टाइप के क्वेश्चंस मिल रहे हैं वो 29 फरवरी 2020 को सब लोग चाय ले आएंगे और चाय पे चर्चा की जाएगी। 29 फरवरी भी आता है, उसी दिन 29 फरवरी 2021 को चाय पे चर्चा होगी और उस समय चाचा चौधरी टाइप के क्वेश्चंस डील किए जाएंगे। क्लियर है सबको? चलिए अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 21A की। आर्टिकल 21A कहता है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन अप टू द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स।
यानी 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने की बात की गई है। 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, इसी को हम कहते हैं राइट टू एजुकेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं शिक्षा का अधिकार। तो शिक्षा का अधिकार जो है, इसमें 6 से 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दिया गया है, और ये ऐड किया गया है 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 से। तो मैंने कहा था कि फंडामेंटल राइट्स में आपके अमेंडमेंट भी किया जा सकता है, तो 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 से जोड़ा गया शिक्षा का अधिकार, मुफ्त एंड अनिवार्य शिक्षा का। ठीक है, तो आर्टिकल 21A है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन अप टू द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स। आई होप ये बात सबको समझ में आ गई होगी, और इसे जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन 2002 से। इसके बाद आते हैं आर्टिकल 22 पर। आर्टिकल 22 कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि भाई गिरफ्तारी क्या होता है और डिटेंशन क्या होता है, अरेस्ट और डिटेंशन में क्या फर्क है। तो प्रियंका मोहंती थोड़ी देर रुक जाइए, बार बार मैं स्लाइड बीच में करूंगा तो तकरीबन 150-200 बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं, तो वो बार बार आगे पीछे करेंगे तो सब लोग कहेंगे आगे पीछे करिए, फिर मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा। तो ध्यान रखिएगा कि ज्यादा आगे पीछे कराना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे देखते हैं। नहीं 21 साल तक कोई फ्री स्टडी नहीं हुई है, 6 से 14 साल तक के बच्चों को ही मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना है, और ये भी कैसा शिक्षा देना है, वो है प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन देना है क्लास 1 से लेकर के क्लास 5th तक का। तो ध्यान रखिएगा 21 साल तक किसी को शिक्षा नहीं देना है, नहीं तो सारे लोग मुफ्त शिक्षा में ही आ जाएंगे। और देना भी कैसा है, तो प्राइमरी एजुकेशन देना है, ना कि हायर एजुकेशन देना है। तो ध्यान रखिएगा कंपल्सरी एजुकेशन किस लेवल का, वो है प्राइमरी एजुकेशन जो क्लास 1 से लेकर के क्लास 5 तक का होता है। बात समझ में आ गया। हायर एजुकेशन दे दीजिएगा तो जितने भी बच्चे हैं सब मुफ्त में पढ़ेंगे और सब बाद में अमेरिका भाग जाएंगे। अभी ऐसा कोई बिल विल पास नहीं हुआ है कि 21 साल तक के बच्चों को, वो अपने अपने राज्य सरकारें हैं जो दे रही हैं, केंद्र सरकार ने इतना बड़ा गलती नहीं करना। अगर इतना बड़ा गलती कर देंगे कि 21 साल तक फ्री शिक्षा कर देंगे ना, तो भारत बर्बाद होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि सारे जो भी आप देखते हैं कि इसमें भी प्राइमरी एजुकेशन रखा गया। कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, 5-10 साल 12 साल में IIT निकाल लेते हैं, तो वो 2 साल IIT में फ्री पढ़ेंगे और उसके बाद सीधा चले जाएंगे अमेरिका, और अमेरिका के बाद कभी इंडिया लौटेंगे नहीं। 6 से 14 साल तक के बच्चों को सरकारी स्कूल्स में फ्री एजुकेशन देना कंपलसरी है, सरकारी स्कूल में मिल जाते हैं। हालांकि प्राइवेट स्कूल इसमें कैपिटेशन फी वगैरह नहीं लेते, वो बेसिक पैसा ले लेते हैं, लेकिन लेते जरूर हैं। हालांकि लेना नहीं चाहिए, इसलिए इन लोगों ने क्या किया है कि कुछ सीटें रिजर्व करके रखते हैं जो पुअर स्कूल स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, वो डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स अपना देती हैं कि भाई 21 साल तक का, 22 साल तक का जो करना है करिए। केंद्र सरकार नहीं करती, क्योंकि केंद्र सरकार करेगी तो जितने भी सुपर टैलेंटेड बच्चे होते हैं वो कोई इंडिया में टिकेगा नहीं, सब अमेरिका भाग जाएंगे। 2 साल IIT में फ्री में पढ़ेंगे, उसके बाद सीधे अमेरिका में ही दिखेंगे, कभी इंडिया शक्ल भी नहीं दिखाने आएंगे। तो इतना बड़ा नहीं, ये प्राइमरी एजुकेशन देना है, न कि हायर एजुकेशन। इस बात का खासा ध्यान रखिएगा कि एजुकेशन तो देना है, लेकिन प्राइमरी एजुकेशन क्लास 1 से लेकर के क्लास 5 तक का। ठीक है, अब हम बात करते हैं आर्टिकल 22 की। आर्टिकल 22 कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। देखो, अरेस्ट को कहते हैं गिरफ्तारी, और गिरफ्तारी जब किसी व्यक्ति की जाती है, अरेस्ट होता है, तो अरेस्ट के विद इन 24 आवर्स उसको प्रेजेंट किया जाता है बिफोर नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट। उसको नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाता है, ताकि उसके गिरफ्तारी के कारणों पर विचार हो सके कि गिरफ्तारी क्यों की गई। अगर गिरफ्तारी जेन्युइन है, गिरफ्तारी सही है, तो फिर उस पर फर्दर प्रोसीडिंग्स चलता है, और अगर गिरफ्तारी गलत है तो उसके बाद उसको फ्री कर दिया जाता है।
तो भाई अरेस्ट जब भी किसी को पुलिस करती है तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना पड़ता है। इसके बाद आता है डिटेंशन। डिटेंशन होता है दो तरीके का, एक होता है प्यूनिटिव और एक होता है प्रिवेंटिव। एक होता है प्यूनिटिव और एक होता है प्रिवेंटिव। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स की प्यूनिटिव डिटेंशन और प्रिवेंटिव डिटेंशन में अंतर क्या है। देखो प्यूनिटिव डिटेंशन तब होता है जब आपने कोई क्राइम किया, क्राइम करने के बाद आप पर चार्ज प्रूफ हो गया कि आपने वो क्राइम किया है और उसके बाद पुलिस उठा करके आपको जेल में बंद कर देती है। तो प्यूनिटिव डिटेंशन होता है डिटेंशन आफ्टर कमिटिंग द क्राइम और डिटेंशन ऑफ अ पर्सन व्हेन कोर्ट हैज डिक्लेयर्ड दैट पर्सन गिल्टी। तो प्यूनिटिव डिटेंशन का मतलब होता है कि डिटेंशन व्हेन कोर्ट हैज डिक्लेयर्ड अ पर्सन एज गिल्टी। यानी किसी भी व्यक्ति को जब पुलिस ने पकड़ा, कोर्ट में प्रस्तुत किया और कोर्ट में उस पर अपराध साबित हो गया, किसी ने अपराध किया है, तो उसके बाद पुलिस पकड़ के जब उसको जेल ले जाती है तब उसको कहते हैं प्यूनिटिव डिटेंशन। ठीक है। नेक्स्ट है प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है आपकी सुरक्षा के लिए। जैसे आपने कश्मीर में देखा होगा कि बहुत सारे जो लीडर्स थे, जब आर्टिकल 370 हटाया गया था तो उनको घरों में ही नजरबंद कर दिया गया था ताकि उनके बाहर निकलने से किसी तरीके का खतरा ना हो। तो ऐसे डिटेंशन को कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। यानी डिटेंशन ऑफ अ पर्सन टू प्रिवेंट टू कमिट क्राइम इन फ्यूचर। यानी जब आप किसी व्यक्ति को पकड़ के हिरासत में रख लेते हैं ताकि उससे फ्यूचर में कोई क्राइम कमिट ना हो, तो उस कंडीशन में उस डिटेंशन को कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो प्यूनिटिव डिटेंशन होता है जब आपने किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया, कोर्ट में कार्यवाही चली और उसमें वो प्रूव हो गया कि उसी व्यक्ति ने उस अपराध को किया है और कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि इसको जेल में बंद करो, तो पुलिस उठाएगी और जब जेल में बंद करेगी तो उसको कहते हैं प्यूनिटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है एहतियात के तौर पर कि जब डिटेन किया जाता है किसी पर्सन को ताकि उससे फ्यूचर में कोई क्राइम कमिट ना हो जाए, तो उस कंडीशन को कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। जैसे कश्मीर में लीडर्स को किया गया था कि भाई अगर उनको बाहर छोड़ दिया जाएगा तो हो सकता है कश्मीर का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाए, और इसी वजह से एहतियात के तौर पर सारे लीडर्स को घर में बंद कर दिया गया था, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला हो, उमर अब्दुल्ला हो, मुफ्ती मोहम्मद सईद हो या फिर महबूबा मुफ्ती हो, उन सबको प्रिवेंटिव डिटेन किया गया। उन पर कोई क्रिमिनल चार्ज नहीं था, लेकिन अगर उनको खुला रख देते या उनको फ्री रखते तो हो सकता था कि वहां का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाए, इसी वजह से उनको प्रिवेंटिवली डिटेन कर लिया गया। तो इसी को कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। यहां तक सबको बातें समझ में आ गई हैं? तो एक बार मुझे बताइए। अरेस्ट मैंने सीधा सीधा बता दिया कि गिरफ्तार या तो पुलिस करती है, और जब भी किसी को पुलिस गिरफ्तार करती है तो 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना मैंडेटरी होता है, ताकि यह देखा जा सके कि उसकी गिरफ्तारी सही हुई है या गलत हुई है। यहां तक भाई बात सबको समझ में आ गया? चलिए, सबको बात समझ में आ गया, ये मेरे लिए ज्यादा अच्छा है। और भाई यहां पर मैं लॉ नहीं पढ़ा रहा हूं, तो जो बाकी आपके चाचा चौधरी टाइप वाले क्वेश्चन हैं जो लॉ से रिलेटेड हैं, उसको हम लोग लॉ की क्लास में डील करेंगे। तो उसके लिए मैंने डेट बता ही दिया है, 29 फरवरी 2021। तो जो चाचा चौधरी टाइप के क्वेश्चन है वो 29 फरवरी 2021 को चाय पे चर्चा में डील किया जाएगा। ठीक है। तो अरेस्ट और डिटेंशन का फर्क आपको समझ में आ जाना चाहिए। अरेस्ट हमेशा होता है पुलिस एक्शन, डिटेंशन भी पुलिस होता है। अरेस्ट किया जाता है कि अगर आपने कोई क्राइम कर दिया। डिटेंशन दो टाइप का होता है। प्यूनिटिव डिटेंशन जब आपने कोई क्राइम किया और उस पर्सन को फिर फाइनली पकड़ लिया गया और जेल में
जब रखा गया और कोर्ट ने कह दिया कि यही पर्सन अपराधी है, तब पुलिस पकड़ के ले जाएगी, तो उसको प्यूनिटिव डिटेंशन कहते हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन तब किया जाता है कि आपसे लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक होने का डर हो, तब जब पुलिस आपको डिटेन करके घर में ही रख लेती है तो उसको कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन, जैसे कश्मीर में किया गया था, ताकि उन सबसे डर था कि हो सकता है कि इनको अगर हम बाहर ओपन रख देंगे तो कश्मीर का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है। तो इसी को कहते हैं अरेस्ट और डिटेंशन में फर्क। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट सभी को बातें समझ में आ गई होंगी। पॉलिटी बड़ा आसान सब्जेक्ट है, 4-5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आप लोग फटाफट उसको सही सही सॉल्व कर देंगे, ये मेरी पूरी उम्मीद है। अब बात करते हैं आर्टिकल 23 की। आर्टिकल 23 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर, मानव तस्करी और बलात् श्रम पर निषेध। मानव तस्करी और बलात् श्रम पर निषेध। सबसे पहले यहां पर दो बातें समझनी है स्टूडेंट्स की। सबसे पहले होता है कि भाई मानव तस्करी क्या होता है। देखो, मानव तस्करी होता है इंसान को सामान के जैसा समझना और एक जगह से दूसरी जगह इल्लीगली ले जाना, ले आना। तो मानव तस्करी का मतलब होता है इंसान को इल्लीगल तरीके से ले आना और ले जाना, यानी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग। जितने भी आप जैसे एक्टिविटीज देखते हैं, जैसे बच्चा चोरी होने की एक्टिविटी देखते हैं या प्रोस्टिट्यूशनल एक्टिविटीज देखते हैं, वो सारा ह्यूमन ट्रैफिकिंग का ही एग्जाम्पल है। तो जितने भी गलत एक्टिविटीज हैं, जैसे बच्चों की चोरी कर ली जाती थी, जैसे आपने सुना भी हुआ कि मोहल्ले में से छोटे छोटे बच्चे चुरा लिए जाते थे, तो वो सारा मानव तस्करी है। या फिर आप देखते भी होंगे कि हॉस्पिटल से नवजात बच्चों को चुरा लेते हैं और उनको सिग्नल पर दिखा करके भीख मांगते हैं, तो वो हो गया ह्यूमन ट्रैफिकिंग। या जितने भी वेश्यावृत्ति जैसी घटनाएं हैं, प्रोस्टिट्यूशनल एक्टिविटीज हैं, वो सब आता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग में। तो मानव तस्करी हो गया इंसान को सामान के जैसा इलीगली इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना। बलात् श्रम का मतलब होता है फोर्स लेबर विदाउट पेमेंट, फोर्स लेबर विदाउट पेमेंट। एक मूवी भी आई थी मर्दानी, उसमें भी दिखाया हुआ है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एग्जाम्पल। फोर्स लेबर विदाउट पेमेंट। फोर्स लेबर विदाउट पेमेंट का मतलब होता है किसी से फ्री में काम कराना और काम के बदले पैसा नहीं देना। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने मानव तस्करी और बलात् श्रम को निषेध कर रखा है, यानी किसी भी कंडीशन में आप मानव तस्करी नहीं करेंगे और जब भी आप किसी से कोई काम कराएंगे तो काम के बदले पैसा जरूर देंगे। ऐसा नहीं होता कि आप काम के बदले फ्री में किसी से काम करा रहे हैं, यानी बंधुआ मजदूरी कराना। बंधुआ मजदूरी कराना अपराध है। आप लोगों ने सुना होगा ये बंधुआ मजदूरी, जिसमें लोगों से फ्री में काम कराया जाता है और काम के बदले पैसा नहीं देते। हाँ, इससे शोषण कहते हैं क्या? हाँ, इसे ही शोषण कहते हैं। तो मानव तस्करी और बलात् श्रम का निषेध किया गया है, और बलात् श्रम का मतलब होता है किसी से मुफ्त में काम कराना, काम के बदले उसको पैसा नहीं देना। तो ये आर्टिकल 23 आपका कहता है कि प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड बेगार। नेक्स्ट आते हैं आर्टिकल 24 पर। आर्टिकल 24 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अप टू द एज ग्रुप ऑफ 14 ईयर्स इन एनी डेंजरस इंडस्ट्री। 14 साल तक के बच्चों को खतरनाक कारखानों में कार्य करने पर निषेध है, यानी 14 साल तक के बच्चे से आप किसी भी खतरनाक कारखाने में काम नहीं करा सकते। जब यह आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया तो बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स ने कहा कि भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो चाइल्ड लेबर को बैन नहीं करता, चाइल्ड लेबर को बैन नहीं करता। बात भी सही है कि यहां 14 साल तक का बच्चा रखा गया है और उससे कहा गया कि खतरनाक कारखानों में काम नहीं कराना, लेकिन कोई नॉर्मल कारखाना है जहां खतरनाक काम नहीं होते, वहां तो काम करा सकते हैं। तो इसी को लेकर के हमारी इंडियन पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया और उस एक्ट का नाम है चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट 1986। और इसमें कर दिया गया कि 18 ईयर्स तक का, अप टू 18 ईयर्स तक के बच्चों से
चाइल्ड लेबर करवाना बैन है। तो जो चीजें हमारे भारत के संविधान में नहीं है उसके लिए भारत के संसद ने कानून बनाया पार्लियामेंट ने, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट 1986, और उसमें कहा कि 18 साल तक के बच्चों से काम करवाना बैन है। इसीलिए आप देखते होंगे कि जब भी आप कोई एग्जाम भरते हैं, कोई एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं, उसमें मिनिमम एज जो 18 ईयर से नीचे का नहीं होता, क्योंकि जब सरकार आपसे काम कराएगी और आप 18 साल से कम उम्र के हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, गवर्नमेंट खुद चाइल्ड लेबर को प्रमोट कर रही है। इसी वजह से किसी भी एग्जामिनेशन की एज जो होती है वो 18 साल से ऊपर ही रखा जाता है। अब आपको लग रहा होगा कि सर एनडीए में तो 18 साल नहीं है। एनडीए में देखो कोई ट्रेनिंग नहीं कराई जाती, वहां पर कोई सर्विस नहीं होता, वो एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जहां पर डिफेंस सर्विसेज के लिए तैयार किया जाता है। नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया, यहां पर अगर आपको डायरेक्टली जॉब दिया जा रहा है तो वो सब 18 साल से ऊपर का होगा। एनडीए वगैरह में जो बच्चा जाता है जहां मिनिमम एज ही मैक्सिमम एज 18 ईयर्स का होता है, वहां कोई जॉब नहीं होता, वहां पर ट्रेनिंग कराया जाता है। आईआईटी क्या है, एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, वहां कोई आईआईटी में जाकर के लोग जॉब नहीं करते हैं। स्टूडेंट जाते हैं आईआईटी में तो जॉब नहीं करते, इसी वजह से वो सारे ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, वहां पर चल सकता है। लेकिन जहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपसे जॉब कराएगी, काम के बदले पैसा देगी, सैलरी देगी, वहां पर नहीं चल सकता। आईआईटी में जाओगे, एनडीए में अगर आप जाते हैं तो वहां सैलरी नहीं मिलता, स्टाइपेंड मिलता है। तो स्टाइपेंड होता है पढ़ाई के दौरान, और जब वो लोग प्रॉपरली पास आउट हो जाते हैं एज एन ऑफिसर्स तब उनको सैलरी मिलना शुरू होता है। और जब तक वो पास आउट होते हैं सबकी उम्र 21 साल हो चुकी होती है, तो वहां पर चाइल्ड लेबर नहीं होता। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास कर दिया, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट 1986, जिससे 18 साल तक के बच्चों से काम लेने को बैन कर दिया गया। तो आई होप स्टूडेंट सभी को आर्टिकल 23 और 24 समझ में आ गया होगा। यहां तक सबको अगर क्लियर है तो एक बार फटाफट आप मुझे कमेंट करके बताओ, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा आर्टिकल 25। यहां तक सबको क्लियर है? और ध्यान रखिएगा एनडीए वगैरह का जो एरिया होता है वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, वहां स्टाइपेंड मिलता है, वेतन नहीं मिलता। बाकी एसएससी में जॉब करोगे तो वेतन मिलेगा, बाकायदा सैलरी अकाउंट खुलेगा, तो वहां कोई सैलरी अकाउंट नहीं खोलते। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग आ जाते हैं आर्टिकल 25 पर। आर्टिकल 25 कहता है फ्रीडम टू फॉलो, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट वंस ओन रिलीजन। जो भी आपका अपना धर्म है आप उसको मान सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं और उससे संबंधित आचरण कर सकते हैं। तो आर्टिकल 25 कहता है फ्रीडम टू फॉलो, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट वंस ओन रिलीजन। जो भी आपका धर्म है, आप हिंदुइज्म को मानते हैं, इस्लाम को मानते हैं, क्रिश्चियनिटी को मानते हैं, आप अपने धर्म को मान सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं और उसको प्रोपोगेट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इसका एक्सेप्शन भी है। फोर्सफुल कन्वर्जन इज नॉट अलाउड, यानी जबरदस्ती आप किसी का धर्मांतरण नहीं करा सकते। जबरदस्ती धर्मांतरण कराना अलाउड नहीं है, यानी जबरदस्ती आप किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते। आपको अपने धर्म को मानना, प्रचार करना और आचरण करने की छूट तो है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जबरदस्ती किसी को पकड़ के उसका धर्मांतरण करा दिए, यानी जबरदस्ती उसका धर्म परिवर्तन करा दिए, ये अलाउड नहीं है। अगर इस पर उसने कोर्ट में तहरीर दे दी या पुलिस को कंप्लेन कर दिया तो सीधा जेल हो जाता है। इसी के बाद आता है नेक्स्ट आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 कहता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, यानी धार्मिक कार्यों की प्रबंध की स्वतंत्रता है। यानी जो भी आपका धार्मिक कार्य है, जैसे हिंदुओं में लोग आप देखते हो कि लोग मूर्ति बिठाते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, इस्लाम में लोग ताजिया निकालते हैं मुहर्रम के मौके पर, या फिर सिखों में नगर कीर्तन निकलता है, नगर कीर्तन निकलता है। तो ये जितने भी आपके काम हैं ये सारे आपके धार्मिक प्रबंध हैं।
इन सब की स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इससे आपको लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक करना है। बस इसमें ये ध्यान रखना जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक नहीं होना चाहिए। जैसे आप इस्लाम में ताजिया निकाल रहे हैं, और जब इस्लाम का ताजिया निकलता है तो सब लोग करते क्या हैं कि आपस में वो तलवार वगैरह चलाते हैं और अपने शरीर को हर्ट करते हैं ताकि वो दिखा सकें करबला की लड़ाई को। इसका मतलब ये नहीं है कि आप तलवार चला रहे हैं और जो व्यक्ति सामने बैठ करके देख रहा हो उसी के गर्दन पर आपने तलवार चला दी। या सिखों में जब नगर कीर्तन निकलता है तो वो लोग गतका दिखाते हैं, जो सिखों का मार्शल आर्ट्स होता है। तो ऐसा नहीं कि मार्शल आर्ट्स दिखाने के चक्कर में जो कोई कॉमन पब्लिक है उसी को आपने पीट वीट दिया। तो ये सारी चीजों पर मनाही रहती है, यानी जो भी आपके धार्मिक कार्य हैं उसको करिए, लेकिन इससे लॉ एंड ऑर्डर का ब्रेक नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कानून व्यवस्था ही आपने तोड़ना शुरू कर दिया। हिंदुओं में मूर्ति निकाल रहे हैं तो ऐसा नहीं कितना बड़ा मूर्ति का जुलूस निकाले कि पूरा रोड वगैरह आपने 2-3 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया। तो ये सारी चीजों को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। बाकी आप शांतिपूर्ण तरीके से आप अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 कहता है कि फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्स टू प्रमोट एनी पर्टिकुलर रिलीजन। किसी भी धर्म को प्रमोट करने के लिए भारत सरकार आपसे कोई टैक्स नहीं लेगी, यानी किसी भी प्रकार की विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय में स्वतंत्रता। यानी भारत सरकार आपसे ऐसा कोई भी टैक्स नहीं लेगी जिससे किसी रिलीजन को प्रमोट किया जा सके। जैसे आप लोगों ने मेडिवल इंडिया पढ़ा होगा और दुबे सर ने जब पढ़ाया होगा तो उसमें आपको बताया होगा कि एक जजिया कर हुआ करता था और जजिया लिया जाता था गैर मुसलमानों से, जजिया लिया जाता था हिंदुओं से, और इस जजिया के पैसे का इस्लाम के प्रचार प्रसार में यूज होता था, इस्लाम के प्रचार में यूज होता था। तो भारत सरकार ऐसा कोई भी टैक्स नहीं लेगी जो किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट कर सके। ठीक है, अच्छा आपने पढ़ाया था, कोई बात नहीं। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि भारत सरकार ऐसा कोई टैक्स नहीं लेगी जिससे किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट कर सके। और ब्राह्मणों से नहीं लिया जाता था, बाद में फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों से भी वसूला, लेकिन भारत सरकार आजादी के बाद ऐसा कोई टैक्स नहीं लेगी जिससे किसी रिलीजन को हम प्रमोट करें। ना तो भारत सरकार हिंदुइज्म को प्रमोट करती है, ना तो इस्लाम को, ना सिखिज्म को, ना क्रिश्चियनिटी को। तो भारत सरकार ऐसा कोई टैक्स नहीं लेती जिससे किसी रिलीजन को प्रमोट किया जाए। और इसी से पता चलता है कि भारत एक सेकुलर कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष देश है। यहां तक भाई सबको बातें समझ में आ गई। आर्टिकल 25, 26 और 27 यहां तक बात क्लियर हो गई हो तो एक बार जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बताओ, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा आर्टिकल 28, 29 और 30। यहां तक सबको बात समझ में आ गई? यहां तक सबको बात क्लियर हो गई? यानी भारत सरकार आपसे ऐसा कोई भी टैक्स नहीं लेगी जिससे किसी रिलीजन को हम प्रमोट कर सके। धर्मनिरपेक्ष, चूंकि भारत एक सेकुलर कंट्री है, इसी वजह से यहां कोई रिलीजियस टैक्स नहीं लगता। भाई तुम्हारा क्वेश्चन बहुत नीचे चला गया है, तो एक ऊपर चला गया है, तो एक बार एक काम करना, रवि शर्मा डाउट बॉक्स में लिख लेना, वहां से मैं बता दूंगा। प्लीज बता दो, क्या बता दूं भाई? आर्टिकल कैसे लर्न करना है? आर्टिकल लर्न करने का एक ही तरीका है कि उसको रेगुलर बेसिस पर पढ़ते रहिए, रेगुलर बेसिस पे पढ़िए, रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करिए। रोड पे नमाज पढ़ना, देखो रोड पे नमाज पढ़ना वैसे तो प्रैक्टिकली पॉसिबल वो लोग कर ही देते हैं, लेकिन वैसे रोड पर नमाज पढ़ना एक ही दिन के लिए स्पेशल परमिशन लिया जा सकता है। एक दिन के लिए आप स्पेशल परमिशन ले सकते हैं, हर दिन रोड ब्लॉक करके नमाज पढ़िएगा तो फिर गलत है। एक दिन के लिए आप ब्लॉक कर देते हैं और उसमें भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, जब जुम्मे की नमाज होती है तब आप एक आध घंटे के लिए विद द परमिशन ऑफ द अथॉरिटीज आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि पूरे दिन रोड ब्लॉक करके बैठ के नमाज पढ़िएगा, ये गलत होता और इसके लिए कोई परमिशन देते नहीं है। भाई सारे आर्टिकल कैसे याद करोगे भाई? 470 आर्टिकल है संविधान में, 470 नहीं, इंपॉर्टेंट ही याद करनी है, सारे इंपॉर्टेंट नहीं है।
चलिए नेक्स्ट अब आते हैं। आई होप अब आपका आंसर भी आपको मिल गया होगा। अब बात कर लेते हैं आर्टिकल 28 की। आर्टिकल 28 कहता है कि फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग एनी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। जैसे आप देखते होंगे कि मान लो कोई ऐसा सरकारी इंस्टीट्यूशन है जहां पर आप देखते हो कि कोई भी सरकारी स्कूल या कॉलेज है, वहां पर जब भी कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिया जाता है यानी कोई धार्मिक उपासना या उपस्थित होने के बारे में बुलाया जाता है तो उस दिन छुट्टी कर दी जाती है। क्योंकि जो भी जितने भी आपके गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन होते हैं वो सारे सेकुलर होते हैं, इसलिए आप देखोगे कि जब भी कोई आपका धार्मिक उत्सव होता है, जब भी कोई धार्मिक त्योहार होता है, उस दिन सरकारी स्कूल में छुट्टी होता है, सरकारी स्कूल में छुट्टी होता है, क्योंकि वहां पर आप ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकते जो आपको एक नॉन सेकुलर इमेज बना के दे। हाँ भाई, अभी दूसरी ही क्लास हुई है मणिकांत सिंह, मुझे पता है दूसरी ही क्लास है, पहला कल पढ़ाया था, आज दूसरा है, ठीक है। पहला कल वाला क्लास आपके डैशबोर्ड पे पड़ा हुआ होगा, देख लेना, ठीक है। तो एक ही चीज कितनी बार तुम लोग पूछते हो भाई, मैं बताते बताते परेशान हो जाता हूं। फंडामेंटल राइट्स कम पढ़ाया जा रहा है, पिछला क्लास पर हम लोग ज्यादा कर रहे हैं। पिछला क्लास करवा दिया है, डैशबोर्ड पर पड़ा होगा, देख लेना। मैं बता रहा था कि जो फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग एनी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, देखो कुछ ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं, खासकर कि ये सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं सरकारी, वहां पर धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता है। जैसे आप देखोगे कि इसी वजह से होता है क्या है कि जितने भी सरकारी स्कूल होते हैं उसमें कोई भी धार्मिक त्योहार हो, चाहे वो हिंदुओं का हो, मुस्लिमों का हो, सिखों का हो, क्रिश्चियन का हो, सब में छुट्टी कर दी जाती है, क्योंकि जितने भी अगर सरकारी स्कूल होते हैं वो सेकुलर नेचर के होते हैं। इसी वजह से वहां पर जब भी कोई धार्मिक त्योहार होता है उस दिन छुट्टी हो जाती है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 29। तो आर्टिकल 29 कहता है कि प्रोटेक्शन इन इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, यानी अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अब देखो भारत में भाई अल्पसंख्यक कौन है, सबसे बड़ा ये क्वेश्चन आता है कि भारत में अल्पसंख्यक कौन है। भारत में जो अल्पसंख्यक रखा गया है आर्टिकल 29 में, वो रखा गया है रिलीजियस माइनॉरिटीज को, यानी धार्मिक अल्पसंख्यक को, रिलीजियस माइनॉरिटीज को। और इंडिया में जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं वो हिंदुओं को छोड़ करके बाकी सारे धर्म जो हैं वो आ जाते हैं रिलीजियस माइनॉरिटीज में। हिंदुओं को छोड़ करके सारे धर्म आ जाते हैं रिलीजियस माइनॉरिटी में। जैसे कौन कौन से रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, और ये जो हम डेटा डिस्कस करेंगे वो होगा अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। कौन कौन से रिलीजियस माइनॉरिटी हैं, सबसे पहला है इस्लाम, दूसरा है सिख, तीसरा है क्रिश्चियन, चौथा है बुद्धिस्ट, पांचवा है पारसी और छठा है जैन। मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, पारसी और जैन, ये टोटल 6 ऐसे रिलीजन हैं जिनको कहा जाता है धार्मिक अल्पसंख्यक। कास्ट माइनॉरिटीज, कास्ट में कोई माइनॉरिटी नहीं होता, माइनॉरिटी हमेशा ट्रीट किया जाता है रिलीजियस माइनॉरिटी। रिलीजियस माइनॉरिटी वो लोग होते हैं जिनका जो पॉपुलेशन है वो इंडिया में काफी कम है, और इंडिया को माना जाता है कि ये हिंदू डोमिनेटेड कंट्री है, इसलिए हिंदू को छोड़ करके बाकी जितने भी रिलीजन है वो सारे आ जाते हैं माइनॉरिटी अफेयर्स में। चूंकि हिंदुओं का पॉपुलेशन इंडिया में काफी ज्यादा है, ऑलमोस्ट 74% हिंदू पॉपुलेशन है, 74 से 75% हिंदू पॉपुलेशन है। इसी वजह से हिंदू पॉपुलेशन को कंसिडर नहीं किया जाता रिलीजियस माइनॉरिटी में। आई होप ये बात सबको समझ में आ गई होगी। इंडिया में एक ही टाइप की माइनॉरिटी चलती है, वो है रिलीजियस माइनॉरिटी।
तो धीरे धीरे जब इस्लाम को बड़ा होने दीजिए, जब पॉपुलेशन का सेंसस मिलेगा तो हम लोग देखेंगे कि भाई किसको क्या करना है, किसको रखना है, किसको हटाना है। फिलहाल टोटल 6 रिलीजन को माना जाता है रिलीजियस माइनॉरिटीज में, और ये जो डेटा है वो है अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। तो यहां पर प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज हैं, तो भाई कैसी माइनॉरिटी, तो वो है रिलीजियस माइनॉरिटी। रिलीजियस माइनॉरिटी में हिंदुओं को छोड़ करके सब आते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट इंडिया की जो 75% पॉपुलेशन है अप्रॉक्स, वो आपकी हिंदू पॉपुलेशन है। इसी वजह से हिंदुओं को रिलीजियस माइनॉरिटी में ट्रीट नहीं किया जाता। अब उम्मीद करता हूं सबको बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं आर्टिकल 30 पर। आर्टिकल 30 कहता है राइट्स गिवन टू माइनॉरिटीज टू इस्टैब्लिश, एडमिनिस्टर एंड रन देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। यहां पर रिलीजियस माइनॉरिटीज को राइट्स दिए गए हैं कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को बना सकें, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का एडमिनिस्ट्रेशन चला सकें, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को के रूल्स एंड रेगुलेशंस भी फ्रेम कर सके। जैन वाले इंडिया में कहाँ रहते हैं? जैन बहुत जगह रहते हैं, दिल्ली में हैं, खास करके गुजरात में हैं, महाराष्ट्र में हैं। जैन बहुत जगह रहते हैं, दिल्ली महाराष्ट्र में भी हैं, आपके गुजरात में भी बहुत सारी जैन पॉपुलेशन रहती है, काफ़ी लोग जैन को मानते हैं। राजस्थान में भी माउंट आबू वगैरह में बहुत ज़्यादा आपको जैन मिलेंगे। तो जैन काफ़ी जगह पर रहते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में कम ही रहते हैं। दिल्ली में हैं, राजस्थान में हैं, गुजरात में हैं, काफ़ी बड़ी जैन पॉपुलेशन है, हालांकि ज़्यादातर ट्रेडर्स हैं। देखो यहां पर जो रिलीजियस माइनॉरिटीज को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश करने के, एडमिनिस्टर करने के और रन करने का राइट दिया गया है। तो यहां पर जो राइट्स दिया गया है वो दिया गया है रिलीजियस माइनॉरिटीज को। रिलीजियस माइनॉरिटीज को राइट्स दिया गया है अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को बनाने में, उसको रन करने में और उसको स्टैब्लिश करने में। तो यहां पर जो राइट्स दिया गया है वो दिया गया है रिलीजियस माइनॉरिटीज को। सबसे कम जो है वो पारसी लोग हैं, सबसे कम पारसी हैं। अब ध्यान इसमें रखना है कि जब रिलीजियस माइनॉरिटीज को किस तरीके से राइट्स दिए गए हैं, जैसे आप देखते हैं कि दिल्ली का एक कॉलेज है सेंट स्टीफेंस कॉलेज, सेंट स्टीफेंस कॉलेज है डीयू का। तो सेंट स्टीफेंस कॉलेज जो है वो क्रिश्चियंस का कॉलेज है। तो अगर आप क्रिश्चियन कम्युनिटी के स्टूडेंट हैं तो वहां पर आपको परसेंटेज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा और आपको प्रमोट भी किया जाएगा। जैसे सेंट स्टीफेंस कॉलेज में वैसे पढ़ते सारे धर्म के स्टूडेंट्स हैं, लेकिन क्रिश्चियन कम्युनिटी से आप आते हैं तो और 100% पर उनका कट ऑफ गिर रहा है तो हो सकता है आपका 90% पर ही एडमिशन हो जाए। इसी तरीके से है जामिया मिलिया इस्लामिया। जामिया मिलिया इस्लामिया, जामिया मिलिया इस्लामिया जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ये मुस्लिम्स के लिए है। तो वहाँ के जितने भी कोर्सेज में सीट्स होते हैं वहाँ मुस्लिम्स के लिए सीट रिजर्व कर दिए जाते हैं। ऑलमोस्ट 90% सीट मुस्लिमों के लिए रिजर्व रहता है। तो जामिया मिलिया इस्लामिया हो गया, सेंट स्टीफेंस कॉलेज हो गया, तो ये सारे माइनॉरिटीज के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जहां पर आप देखोगे कि उनके कम्युनिटी के लोगों के लिए सीटों को रिजर्व किया जाता है ताकि उनके कम्युनिटी का भी ग्रोथ डेवलपमेंट हो सके। बट ये मत समझ जाइए कि जो बीएचयू है वो हिंदुओं के लिए है। बीएचयू में भी मुस्लिम्स पढ़ते हैं और वो एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है। तो रिलीजियस माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में ही खास करके सीटों को रिजर्व किया जाता है फॉर रिलीजियस माइनॉरिटी ग्रुप्स। तो आई होप ये बात सबको समझ में आ गई होंगी, और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उनके भी रिलीजन का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सके। यहां तक सबको बात समझ में आ गई हो तो एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए। हालांकि आर्टिकल 29, 30 ये सब जनरली एग्जाम में पूछे नहीं आते। तो जैसे आप देखोगे कि सेंट स्टीफेंस में अगर आप क्रिश्चियन कम्युनिटी के हो तो 95% पर भी एडमिशन हो गया, जिसका कट ऑफ जाता है 100%। तो सेंट स्टीफेंस बहुत बड़ा कॉलेज है। हाँ, हिंदू भी गुरुकुल खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदू भी बिल्कुल गुरुकुल खोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। और गुरुकुल चलता भी है कांगड़ी में। कांगड़ी हरिद्वार के पास एक जगह है उत्तराखंड में, गुरुकुल कांगड़ी, वहां पर हिंदुओं का गुरुकुल सिस्टम चलता है। हालांकि लोग पढ़ते नहीं है वो बात अलग है, लेकिन गुरुकुल चल सकता है।
हो सकता है क्रिश्चियंस वगैरह ज्यादा दुरुपयोग कर रहे हैं, तो हम लोग उस चीज पर नहीं जाएंगे, हम लोग सिर्फ संविधान तक रहेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिए हम लोग ऐसी कोई भी बातें नहीं करेंगे जो कि हाईली कंट्रोवर्शियल नेचर की हो। तो बाकी सारी चीजें सही है, कोई कंट्रोवर्शियल नेचर का टॉकिंग नहीं होगा सेशन के बीच में। तो ये तो हो गया आर्टिकल 28, 29 और 30। अब बात करते हैं आर्टिकल 31। आर्टिकल 31 जो था भाई वो था राइट टू प्रॉपर्टी का। आर्टिकल 31 था राइट टू प्रॉपर्टी। और राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 से हटा दिया गया। तो आर्टिकल 31 तो हो गया भाई खाली। तो अब आ जाते हैं आर्टिकल 32 पर। अब आर्टिकल 32 जो है वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी संवैधानिक उपबंधों का उपचार। और ये सबसे इंपॉर्टेंट यही है क्योंकि यहां से 100% आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे। अब देखो संवैधानिक उपबंधों का उपचार का मतलब क्या होता है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन किया जा रहा है, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को छीना जा रहा है, तो उस कंडीशन में आप कहां जाकर के अपील करेंगे, इसी को हम कहते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। यानी अगर आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो उस हनन को रोकने का उपचार क्या है, किस प्रकार से आप उस हनन को रोकेंगे, इसी को ये आर्टिकल डील करता है। यानी जो भी आपको फंडामेंटल राइट्स मिले हैं उसको किस प्रकार से सुरक्षित रखना है। आर्टिकल 31 तो पूछा जाता है तो वो आपको पहले ही पता चल गया कि राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 से। और ये मैंने कल के क्लास में डिस्कस कर रखा है। तो कल की क्लास में मैंने जब कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स पढ़ाया था तो उसमें ऑलरेडी आर्टिकल 31 पढ़ा दिया था, क्योंकि इसको 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 से हटा करके पार्ट 12 आर्टिकल 300A में शिफ्ट कर दिया गया। तो वो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। सीधा सीधा अब आ जाते हैं आर्टिकल 32 पर। आर्टिकल 32 कहता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी जब भी आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, फंडामेंटल राइट्स को छीना जा रहा है, तो किस प्रकार आप उस छीने जाने से या उस हनन को रोक सकते हैं, इसी को डील करता है आर्टिकल 32। और इसी को डॉक्टर BR अंबेडकर ने कहा था हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 32 को कहते हैं हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का हृदय और आत्मा। अब आर्टिकल 32 में जो हमारे मूल अधिकारों को रोकने का, मूल अधिकारों के हनन को रोकने का प्रावधान है, तो मूल अधिकारों के हनन को रोकने का प्रावधान है। तो भाई एक क्वेश्चन ये आता है कि मूल अधिकारों के हनन को रोकने का प्रावधान है, तो मूल अधिकारों के हनन को रोका कैसे जाता है। तो मूल अधिकारों के हनन को रोका जाता है रिट के जरिए। तो मूल अधिकारों के हनन को रोका जाता है रिट के जरिए। अब सबसे पहले यहां क्वेश्चन आ गया कि सर रिट के जरिए तो रोकते हैं, तो रिट क्या होता है। रिट देखो क्या है, रिट एक प्रकार का जुडिशियल ऑर्डर है जिसको इशू करती है सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 से, और हाई कोर्ट इशू करती है आर्टिकल 226 से, फॉर इन्फोर्समेंट एंड सेफ गार्ड ऑफ फंडामेंटल राइट्स। यानी मूल अधिकारों को लागू करने के लिए और मूल अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए आर्टिकल 32 से सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है और आर्टिकल 226 से हाई कोर्ट रिट जारी करता है। और रिट होता क्या है, तो रिट एक प्रकार का होता है जुडिशियल ऑर्डर, यानी न्यायिक आदेश। तो यहां जो हम लोग आर्टिकल 32 पढ़ रहे हैं वो जारी करेगा सुप्रीम कोर्ट, और सेम 5 रिट जारी करता है हाई कोर्ट भी, लेकिन आर्टिकल बदल जाता है, आर्टिकल हो जाता है 226। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भारत में रिट जारी करते हैं। रिट क्यों जारी होता है, ताकि मूल अधिकारों की सुरक्षा और मूल अधिकारों को लागू करवाया जा सके। और ये रिट जारी होता है आर्टिकल 32 के जरिए, जिसको हम कहते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी मूल अधिकारों के हनन को रोकने का प्रावधान है इसमें, कि किस तरीके से मूल अधिकारों के हनन को रोका जाए। अब देखो क्वेश्चन जो जनरली पूछा जाता है कि वो रिट कितने टाइप का होता है।
रिट होता है 5 टाइप का, जो आप लोगों ने अपने स्कूल में भी पढ़ा होगा या जिन्होंने क्लास 11 12 किया होगा आर्ट साइड से उन्होंने पढ़ा भी होगा। देखो रिट होता है 5 टाइप का। सबसे पहले रिट को कहते हैं हबीज कॉर्पस, जिसको हिंदी में कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। फिर होता है मेंडेमस, मेंडेमस को कहते हैं परमादेश। फिर होता है प्रोहिबिशन, जिसको कहते हैं प्रतिषेध। उसके बाद होता है सर्शोररी, उसको कहते हैं हिंदी में उत्प्रेषण। और 5वां रिट होता है को वारेंटो, इसको कहते हैं अधिकार परीक्षा। तो कुल मिलाकर के ये 5 रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट भी और हाई कोर्ट भी। सुप्रीम कोर्ट जारी करता है आर्टिकल 32 से, हाई कोर्ट जारी करता है आर्टिकल 226 से। यहां तक सबको बात क्लियर है? तो जल्दी से एक बार मुझे बताओ, फिर मैं 5 रिट आपको एक एक करके पढ़ा दूंगा। यहां तक सबको क्लियर हो गया कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज क्या है, यानी मूल अधिकारों को रोकने का, मूल अधिकारों के हनन को रोकने का प्रावधान है कि किस प्रकार से अगर मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप उस हनन को रोक सकते हैं। चलिए यहां तक सबको बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग बात करते हैं, एक एक रेट को इंडिविजुअली पढ़ते हैं, एक एक रेट को पढ़ते हैं इंडिविजुअली। देखो सबसे पहला रेट है हबीज कॉर्पस। हबीज कॉर्पस को हिंदी में कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं टू प्रेजेंट द बॉडी ऑफ डिटेन्ड पर्सन। हबीज कॉर्पस ये लैटिन वर्ड है, हिंदी में कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। और बंदी प्रत्यक्षीकरण का सिंपल सा मतलब होता है टू प्रेजेंट द बॉडी ऑफ डिटेन्ड पर्सन, यानी बंदी बनाए गए व्यक्ति के को कोर्ट के सामने प्रस्तुत करना। देखो जैसे किसी भी पर्सन को अगर आपने बंदी बना लिया, यानी उसको पकड़ के अपने पास रख लिया, तो उस कंडीशन में कोर्ट रेट जारी करती है हबीज कॉर्पस, और कोर्ट इंस्ट्रक्ट करती है कि जिस पर्सन को आपने बंदी बनाया है उस पर्सन को प्रेजेंट करना है। और ये जारी होता है गवर्नमेंट अथॉरिटी के भी अगेंस्ट में या और प्राइवेट अथॉरिटी के भी अगेंस्ट में। तो गवर्नमेंट अथॉरिटी और प्राइवेट अथॉरिटी दोनों के अगेंस्ट में जारी किया जाता है हबीज कॉर्पस। और हबीज कॉर्पस सिर्फ जारी कर सकती है या तो सुप्रीम कोर्ट या तो फिर हाई कोर्ट। इन दोनों के अलावा कोई भी कोर्ट जारी नहीं करता हबीज कॉर्पस को, यानी हबीज कॉर्पस हमेशा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जारी करती है, और तब जारी करती है जब किसी व्यक्ति को गलत तरीके से या अवैध तरीके से बंदी बना लिया जाता है। जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि ये प्रेजेंट द बॉडी ऑफ डिटेन्ड पर्सन, यानी कुल मिलाकर के ये जिंदा व्यक्ति के लिए भी जारी होता है और मरे हुए व्यक्ति के लिए भी, मरे हुए व्यक्ति के लिए भी। जैसे आप लोगों ने कोरोना के केस में देखा होगा कि कोई भी व्यक्ति मर जाता था, किसी भी रीजन से मरा हो, हॉस्पिटल वाले कह देते थे कि कोरोना से मर गया और उसकी बॉडी का अंतिम संस्कार वगैरह भी सब करके निपटा देते थे। तो उसके बाद जो उनके परिजन हैं, जब उनको बॉडी नहीं मिलती थी तो उन लोगों ने उठा करके कोर्ट में रिट फाइल करना शुरू किया हबीज कॉर्पस, और कहा कि जो भी व्यक्ति जिसको आपने हॉस्पिटल में एडमिट कर रखा है उस व्यक्ति के शरीर को प्रस्तुत करो कि ठीक है मर गया, तो उसकी बॉडी कहाँ है। क्योंकि बहुत सारे लोगों की जब किसी भी रीजन से डेथ हो गई और उस कंडीशन में वो सीधा सीधा रिट फाइल करवा देते थे हबीज कॉर्पस, क्योंकि कोई भी व्यक्ति मर गया सीधे कह देते थे कोरोना से मर गया। और एक मूवी आई थी दृश्यम, दृश्यम में भी हबीज कॉर्पस को यूज किया गया है। तो हबीज कॉर्पस का सीधा सा मतलब होता है कि बंदी बनाए गए व्यक्ति को कोर्ट के सामने प्रस्तुत करना। तो ये तो बात थी हबीज कॉर्पस की, और ये हबीज कॉर्पस जारी हो सकता है गवर्नमेंट अथॉरिटी के भी अगेंस्ट में और प्राइवेट अथॉरिटी के भी अगेंस्ट में। इसके बाद जो नेक्स्ट रिट आता है उसे हम कहते हैं मेंडेमस। मेंडेमस का मतलब होता है परमादेश। परमादेश का रिट तब इशू किया जाता है जब भी कोई सरकारी व्यक्ति अपने काम को करने से मना कर दे, यानी परमादेश न्यायालय द्वारा उस समय जारी किया जाता है जब भी कोई लोक अधिकारी यानी पब्लिक ऑफिसर, पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट का मतलब हो गया गवर्नमेंट सर्वेंट, अपने कर्तव्यों को निर्वहन करने से इनकार कर दे, यानी जो भी उसको टास्क दिया गया है
वो काम करने से मना कर दे। कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट जो भी टास्क उसको दिया गया है अगर उसको करने से मना कर दे तब रिट जारी होता है मैंडेमस। हॉस्पिटल वालों का बहुत बेनिफिट है भाई कोरोना से मरे हुए व्यक्तियों में। मान लीजिए किसी की इलाज लापरवाही से बेचारे की डेथ हो गई, मान लीजिए कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट है और हॉस्पिटल वालों ने उसके इलाज में लापरवाही कर दिया जिससे बेचारा मर गया। अगर ये बात सीधा सीधा बॉडी उसकी ऑटोप्सी करके दे दी जाएगी और उसका मेडिकल रिपोर्ट निकल गया कि भाई ये इलाज में लापरवाही से मरा है, तो उसके परिजन उस हॉस्पिटल को छोड़ेंगे नहीं, बंद भी करवा देंगे, कोर्ट में रिट फाइल कर देंगे। लेकिन सीधा सीधा उस व्यक्ति को कोरोना से आपने दिखा दिया कि मर गया और उसके बाद उसका खुद ही दाह संस्कार करके निपटा दिया और कह दिया कि भाई आपका जो पेशेंट था वो कोरोना से मर गया, तो जो भी आपने गलती की है वो सारा गलती कोरोना में ही हैंडल हो जाएगा और उसमें कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि कोरोना के लिए पूरे उनकी बॉडी को जलाने का गाइडलाइन खुद दिया था कोर्ट ने। तो इस वजह से ऐसे केसेस काफी आ रहे थे कोरोना टाइम पीरियड में कि बाद में बहुत सारे लोगों ने हबीस कॉर्पस भी फाइल कर दिया, चूंकि उनकी बॉडी उनके परिजनों को दी ही नहीं गई, जो पेशेंट की बॉडी उनके अटेंडेंट्स को दी ही नहीं और हॉस्पिटल वालों ने ही खुद से क्रियाक्रम करके बॉडी को साफ कर दिया। तब बहुत सारे लोगों ने कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में बहुत रिट फाइल हुए थे हबीस कॉर्पस के, जिसमें उनकी बॉडी को देने की मांग की गई थी। तो आई होप ये बात सबको समझ में आ गया। अब देखो मैंडेमस कब जारी होता है। मैंडेमस तब जारी होता है जब भी कोई गवर्नमेंट सर्वेंट यानी कोई गवर्नमेंट ऑफिसर या गवर्नमेंट सर्वेंट अपने काम को करने से मना कर दे जो काम उसको दिया गया है। जैसे मान लो कोई डीएम साहब हैं, डीएम साहब गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, डीएम साहब के डिस्ट्रिक्ट में इलेक्शन होना है, डिस्ट्रिक्ट में होना है चुनाव और डीएम साहब उसी समय छुट्टी पर चले जाएं, डीएम साहब चले जाएं छुट्टी पर, तो उस कंडीशन में जो हाई कोर्ट रिट जारी करेगी मैंडेमस और कहेगी डीएम साहब से कि भैया छुट्टी पर से वापस आओ और तुम्हारे जिले में होने वाला है चुनाव, तो चुनाव कराओ। तो डीएम साहब ने चुनाव कराने से मना कर दिया और भाग गए छुट्टी पर, तो उस कंडीशन में तुरंत रिट जारी होगा मैंडेमस और हाई कोर्ट इंस्ट्रक्ट करेगी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को कि आप छुट्टी से वापस आओ और अपना चुनाव कराओ जो आपकी ड्यूटी है। तो आई होप अब सबको मैंडेमस समझ में आ गया होगा। तो भाई ये बताइए स्टूडेंट्स कि सबको हबीस कॉर्पस और मैंडेमस क्लियर हो गया है? तो एक बार मुझे कमेंट करके बताओ, फिर मैं आपको प्रोहिबिशन और सर्चरी बताऊंगा। प्रोहिबिशन 2 मिनट का रेट है, जो लिखा हुआ है उसको भूल जाना। 2 मिनट में समझा दूंगा कि प्रोहिबिशन और सर्चरी क्या होता है, क्योंकि इन्हीं दोनों रेट में कंफ्यूजन होती है। इमरजेंसी पीरियड में भी, बिल्कुल इमरजेंसी पीरियड में ही बुला लिया जाता है। डीएम साहब का जॉब देखने में बड़ा मजेदार होता है, लेकिन बहुत प्रेशर होता है डीएम पर। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट रेट की, वो है प्रोहिबिशन। देखो प्रोहिबिशन एक तरीके का जुडिशियल रेट होता है, एक तरीके का जुडिशियल रेट होता है जो इशू करती है हायर जुडिशरी व्हेन लोअर जुडिशरी एक्सीड्स इट्स जुरिस्डिक्शन। यानी जब लोअर जुडिशरी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके काम करने लगे, यानी जो भी उसका अधिकार क्षेत्र है उससे बाहर जाके काम करे, तो उस कंडीशन में रिट जारी होता है प्रोहिबिशन। जैसे मान लीजिए कोई लोअर कोर्ट है, वो कोई ऐसा केस हैंडल करने लगे जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर का है, तो उस कंडीशन में जारी होता है प्रोहिबिशन। और जैसे प्रोहिबिशन जारी होगा केस ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो जब भी प्रोहिबिशन रिट जारी होता है केस ट्रांसफर हो जाता है, प्रोहिबिशन रिट में केस ट्रांसफर होता है। और केस ट्रांसफर कहां से कहां होता है? तो लोअर जुडिशरी से हायर जुडिशरी, यानी छोटी अदालत से बड़ी अदालत। ठीक है, ध्यान रखना कि प्रोहिबिशन भाई कब जारी होता है। प्रोहिबिशन तब जारी होता है जब छोटी अदालत में केस की सुनवाई चल रही होती है। छोटी अदालत में केस की सुनवाई चल रही होती है
और उसी समय बड़ी अदालत को पता चल जाता है कि एक ऐसे केस की सुनवाई कर रहा है जो इसके अधिकार क्षेत्र से बाहर का है। तो उसी समय बड़ी अदालत एक ऑर्डर इशू कर देती है, प्रोहिबिशन रिट इशू करती है और कहती है कि भाई देखो ये तुम्हारे बस का केस नहीं है, एक केस हमें ट्रांसफर कर दो। तो प्रोहिबिशन में सीधा सीधा केस ट्रांसफर हो जाता है और ये छोटी अदालत के ऑर्डर जारी करने से पहले होता है। छोटी अदालत के ऑर्डर जारी करने से पहले होता है। ये चीज ध्यान रखना, चूंकि वो लिखा हुआ थोड़ा संवैधानिक रूप से है तो इसको समझने में बड़ा दिक्कत होता है, और दिक्कत दो ही रिट में होता है, एक प्रोहिबिशन और एक सर्श्योररी। बाकी सारे रिट बड़े आसान आसान हैं। प्रोहिबिशन में ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, मैं आपको एक बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूं समझने का कि प्रोहिबिशन में सीधा सीधा केस ट्रांसफर होता है। केस ट्रांसफर होता कहां से है? तो लोअर जुडिशरी से होता है हायर जुडिशरी। और कब होता है? कि जब छोटी अदालत के केस में ऑर्डर जारी करने से पहले, यानी जब छोटी अदालत में केस की सुनवाई हो रही है, अभी तक ऑर्डर जारी नहीं हुआ, उसी समय जब बड़ी अदालत कहती है कि ये केस तुम्हारे हिस्से का नहीं है, ये केस हमें ट्रांसफर कर दो, तो उस कंडीशन में होता है प्रोहिबिशन। जैसे मान लीजिए कोई लोअर कोर्ट है और वो केस डील करना शुरू कर दी तलाक का, तलाक के केस पर फाइनल डिसीजन देने की कोशिश कर रही है। तलाक हमेशा कराता है हाई कोर्ट, तो तलाक का केस उसके यहाँ चल रहा है और छोटी अदालत लग रहा है कि अब इसमें ऑर्डर जारी करके तलाक करवा देगी। तो उस कंडीशन में हाई कोर्ट इशू करेगा रिट प्रोहिबिशन और कहेगा कि ये केस तुम्हारे मतलब का नहीं है, ये केस हमें ट्रांसफर कर दो। क्योंकि तलाक कराने का जो काम होता है, फाइनल तलाक दिलवाती है हाई कोर्ट। तो इस तरीके से केस को ट्रांसफर कर दिया जाता है प्रोहिबिशन में। और प्रोहिबिशन रिट तब जारी होता है जब छोटी अदालत ने ऑर्डर जारी ना किया हो। तो छोटी अदालत जब तक ऑर्डर जारी नहीं कर पाती तब तक चलता है प्रोहिबिशन, और जैसे छोटी अदालत ऑर्डर जारी कर देगी तब रिट इशू किया जाता है सर्श्योररी। तो ध्यान रखिएगा, एक रिट जारी होता है ऑर्डर जारी होने से पहले और एक रिट होता है ऑर्डर जारी होने के बाद। प्रोहिबिशन होता है ऑर्डर जारी होने से पहले और सर्श्योररी होता है ऑर्डर जारी होने के बाद। यही दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है और इसी में कंफ्यूजन होता है। और तब जारी होता है प्रोहिबिशन जब छोटी न्यायालय अपने अधिकारिता से बाहर जा रही है, यानी अपना जुरिस्डिक्शन को क्रॉस कर रही है या जुरिस्डिक्शन को एक्सीड कर रही है। कभी भी पूछा जाए प्रोहिबिशन कब जारी होता है, चूंकि आपको ऑब्जेक्टिव हिट करना है, तो ध्यान रखिएगा कि जब भी प्रोहिबिशन जारी होगा ऑर्डर इशू होने से पहले और ऑर्डर इशू होने के बाद सर्श्योररी। हालांकि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिट करना होगा, सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग नहीं करना, बस इसीलिए आपको ध्यान रखना है प्रोहिबिशन ऑर्डर जारी होने से पहले और सर्श्योररी ऑर्डर जारी होने के बाद। सुनवाई से फिर से होती है अदालत में सर की बास ऑर्डर देती है, नहीं, पूरा सुनवाई फिर से होगा, पूरा सुनवाई फिर से होता है। प्रोहिबिशन रिट जारी हो गया, केस ट्रांसफर हो गया, तो पूरी सुनवाई फिर से होगी। अब देखो आ जाते हैं सर्श्योररी। सर्श्योररी में देखो दो चीजें होती है। सर्श्योररी ये भी एक जुडिशियल रिट है, ये भी एक जुडिशियल रिट है जो जारी करती है हायर जुडिशरी अगेंस्ट लोअर जुडिशरी। और ये तब जारी होता है जब लोअर जुडिशरी ने अपना ऑर्डर जारी कर दिया। जब अपना ऑर्डर जारी कर दिया तो उस कंडीशन में हायर जुडिशरी करती क्या है? हायर जुडिशरी क्या करेगी कि सबसे पहले तो केस ट्रांसफर करवा लेगी, और जो लोअर जुडिशरी का ऑर्डर है, लोअर जुडिशरी का जो ऑर्डर है, ऑर्डर को कैंसिल कर देगी। तो यही काम होता है आपका सर्श्योररी में।
देखो, सर्शोररी रिट इज इशू टू ट्रांसफर द केस पेंडिंग एंड क्वैश द ऑर्डर ऑफ द लोअर जुडिशरी। यानी सर्शोररी रिट तब जारी होगा, हायर जुडिशरी जारी करेगी लोअर जुडिशरी के अगेंस्ट में, जब लोअर जुडिशरी अपना ऑर्डर जारी कर देगी तो हायर जुडिशरी क्या करेगी, केस को ट्रांसफर करा देगी और लोअर जुडिशरी के ऑर्डर को कैंसिल कर देगी। जैसे बीच में एक रिट आया था जिसको लोअर जुडिशरी ने किया था, हालांकि ये तो लॉ के जर्नल्स में निकलता है, आप लोग तो उसको पढ़िएगा, मतलब पढ़ते नहीं है, वो चीजें आपके लिए है भी नहीं। तो उसमें क्या हुआ था कि एक पर्सन था जिसने एक डिवोर्स का केस फाइल किया था उसकी वाइफ ने अपने हस्बैंड के अगेंस्ट में, और उस हस्बैंड के अगेंस्ट में चूंकि वाइफ भी बहुत अच्छा कमा रही थी, बहुत अच्छा पद पर थी, तो उसने अपने हस्बैंड से एल्यूमिनी अमाउंट यानी गुजारा भत्ता मांग दिया था 2 करोड़ का। हस्बैंड का जो इनकम था वो वाइफ की इनकम से बहुत कम था, फिर भी लोअर जुडिशरी ने ऑर्डर जारी कर दिया कि हस्बैंड को अपने वाइफ को गुजारा भत्ता देना होगा 2 करोड़ का, हालांकि हस्बैंड की इनकम कम थी वाइफ की इनकम से। इस पर रिट जारी हो गया, ऑर्डर वगैरह लोअर जुडिशरी ने जारी कर दिया। जैसे ये केस हायर जुडिशरी में आया यानी हाई कोर्ट में आया, तो सबसे पहले हाई कोर्ट ने कहा कि भाई तुमने ये केस में ऑर्डर कैसे जारी कर दिया, क्योंकि डिवोर्स कराने का ऑर्डर जो होता है वो हाई कोर्ट के पास है। तो हाई कोर्ट ने सबसे पहले केस ट्रांसफर करवा लिया। केस ट्रांसफर करा करके जब उसने ऑर्डर को देखा लोअर जुडिशरी को, तो कहा कि भाई ये ऑर्डर गलत है, ऑर्डर काट दिया कि भाई अब इसमें फ्रेश इन्वेस्टिगेशन करके ऑर्डर इशू करूंगा। और फ्रेश इन्वेस्टिगेशन किया गया तो पता चला कि भाई हस्बैंड इतना ज्यादा पैसा नहीं दे सकता। रीजन ये है कि हस्बैंड की इकोनॉमिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और वाइफ भी काफी अच्छा कमा रही है। तो उसमें कहा गया कि भाई इसमें कोई भी किसी को एल्यूमिनी अमाउंट नहीं देगा, कोई किसी को गुजारा भत्ता नहीं देगा, ना हस्बैंड वाइफ को देगा ना वाइफ हस्बैंड को देगी। इस तरीके से हायर जुडिशरी ने उसका ऑर्डर जारी कर दिया। ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट में कभी भी कोई रिट जारी नहीं होता, बाकी सारे कोर्ट के अगेंस्ट में हो सकता है। लोअर कोर्ट के लिए हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट है। तो ध्यान रखिएगा, हमेशा लोअर जुडिशरी से केस ट्रांसफर होता है हायर जुडिशरी में। यानी मान लीजिए अगर हाई कोर्ट से केस है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, अगर कोई निचली अदालत है जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, फैमिली कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, तो उसका जो ऑर्डर चैलेंज होगा वो हाई कोर्ट में होगा। तो आई होप ये बात सबको समझ में आ गई होगी। इसका एक एग्जाम्पल भी था, अभी रिसेंटली मैं पढ़ रहा था तो मैंने आपको बता दिया सर्शोररी का। तो सर्शोररी रिट जो होता है वो तब होता है जब निचली अदालत यानी लोअर जुडिशरी अपना ऑर्डर जारी करते, और ऑर्डर जैसे जारी होगा तो हायर जुडिशरी सबसे पहले केस मंगवा लेगी, ट्रांसफर कराएगी और लोअर जुडिशरी के ऑर्डर को कैंसिल कर देगी। प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में रिट जारी नहीं होता, बिल्कुल नहीं। प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में मैंडेमस तो बिल्कुल जारी नहीं हो सकता, प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में कोई रिट जारी नहीं होता। ठीक है भाई, सबको प्रोहिबिशन और सर्शोररी का अंतर समझ में आ गया? तो एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए, फिर मैं आपको बढ़ा दूंगा को वारंटो। यहां तक सबको क्लियर हो गया? चलिए अब हम लोग आ जाते हैं को वारंटो पर। देखो, को वारंटो को हिंदी में कहते हैं अधिकार परीक्षा। को वारंटो को हिंदी में कहते हैं अधिकार परीक्षा। देखो, को वारंटो का मतलब होता है कि टू इंक्वायर द लीगैलिटी ऑफ अ क्लेम ऑन अ पब्लिक ऑफिस। कोई भी व्यक्ति किसी लोक पद को किस अधिकार से धारण करता है, यह रिट उसकी समीक्षा करता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि मान लीजिए कोई पर्सन है, कोई ऑफिसर है, ले लेते हैं एग्जांपल डीएम का। डीएम साहब का ट्रांसफर ऑर्डर आ गया और डीएम साहब को नए डिस्ट्रिक्ट में रिपोर्ट करना है, न्यू डिस्ट्रिक्ट में रिपोर्ट करना है और ओल्ड डिस्ट्रिक्ट का चार्ज देना है, ओल्ड डिस्ट्रिक्ट का चार्ज देना है। अब डीएम साहब ने करा क्या कि ट्रांसफर ऑर्डर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। ट्रांसफर ऑर्डर ना तो उन्होंने उस पर कोई रिप्लाई नहीं दिया कि हम ट्रांसफर ऑर्डर एक्सेप्ट कर रहे हैं या ट्रांसफर ऑर्डर को हम ट्रांसफर ऑर्डर के अगेंस्ट में हम अपना एप्लीकेशन दे रहे हैं कि हमारा ट्रांसफर रोक दिया जाए, और ना तो उसने नए डीएम को चार्ज ही दिया। तो उस कंडीशन में हाईकोर्ट रिट जारी करेगी को वारंटो और उनसे पूछेगी कि भाई जब आपका ट्रांसफर ऑर्डर आ चुका है
और आपने अभी तक उसमें कोई रिप्लाई नहीं किया, तो किस अधिकार से आप पुराने जिले का चार्ज लेकर के बैठे हैं, पुराने जिले का चार्ज क्यों नहीं दे रहे नए ऑफिसर को? तब रिट जारी होता है क्यो वारंटो, यानी जब आप नए जिले के जिलाधिकारी बना दिए गए हैं तो किस हैसियत से आपने पुराने जिले का चार्ज अभी तक अपने पास रखा है और पुराने जिले का चार्ज नहीं दे रहे नए ऑफिसर को। तो ये होता है इंक्वायर द लीगैलिटी ऑफ अ क्लेम ऑन पब्लिक ऑफिस, कि कोई भी व्यक्ति किसी लोक पद को किस अधिकार से धारण करता है, यह रिट उसी की समीक्षा करता है। यानी किस अधिकार से आप किसी गवर्नमेंट पोस्ट पर बने हुए हैं, ये रिट उसी अधिकारों की समीक्षा करता है। तो आई होप स्टूडेंट्स ये भी आपको को वारंटो समझ में आ गया होगा। दो रिट सबसे ज्यादा खतरनाक हैं, प्रोहिबिशन और सर्शोररी, क्योंकि ये दोनों बहुत ही अपने आप में बहुत क्लोज रिट हैं। सबसे ज्यादा जो रिट से आपके क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है मैंडेमस, और दूसरा पूछा जाता है आपका हबीस कॉर्पस से। एसएससी सबसे ज्यादा हबीस कॉर्पस और मैंडेमस पूछती है, हालांकि बाकी जो इंपॉर्टेंट होता है इसमें, वैसे पांचों इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कंफ्यूजन में होता है प्रोहिबिशन और सर्शोररी। आई होप यहां तक सबको बातें क्लियर हो गई होंगी। क्लियर है भाई सभी को? एक्स यूएस प्रेसिडेंट का ये आईएएस की क्लास चल रही है भाई मणिकांत सिंह, कि मैं आपको पढ़ाना शुरू कर दूं दो पोस्ट के बीच का कंपैरिजन, कि इंडियन प्रेसिडेंट को यूएस प्रेसिडेंट से कंपेयर करके। यहां पर एसएससी के लिए ही लिहाज से पढ़ना है, तो जो भी स्टूडेंट आईएएस बनने के लिए आए हैं हमारे आईएएस चैनल ज्वाइन करें, वहां पर पूरा आईएएस बनाया जाता है। एसएससी के क्लास में मैं आपको आईएएस बिल्कुल नहीं बना सकता, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा और वैसे ही क्वेश्चंस पूछिएगा। एसएससी ग्रेड अप आईएएस की भी तैयारी कराती, थोड़ा खर्चा करिए, ऐसे आईएएस का कोर्स परचेज करिए, वहां सारी चीजें आईएएस के लेवल से पढ़ाई जाती है। तो ये जो कंपैरिजन बिटवीन इंडियन प्रेसिडेंट एंड यूएस प्रेसिडेंट है वो सिविल सर्विसेज का टॉपिक है। तो ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया सारे इंपॉर्टेंट रिट्स। अब आ जाते हैं आज के क्वेश्चन आंसर के सेशन पर, उसके बाद हम लोग अपने सेशन को कंक्लूड करेंगे। ध्यान रखिएगा कि यहां पर जो कंपैरिजन बिटवीन फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिया यूएस से कंपैरिजन बिटवीन द पोस्ट, ये सारे सिविल्स के सिलेबस का पार्ट है, ये एसएससी के लेवल पर नहीं आता। एसएससी के लेवल पर तो मैक्सिमम आपसे हबीस कॉर्पस के अलावा आज तक उन्होंने नहीं पूछा, या एक मैंडेमस पूछ लेते हैं। फिर भी प्रोहिबिशन और सर्शोररी मैंने आपको बता दिया। क्यो वारंटो का काम का एग्जाम्पल दिए थे। अच्छा, को वारंटो यूएस प्रेसिडेंट का अलग हिसाब किताब होता है, वहां रिट नहीं आता। रिट का कॉन्सेप्ट हमने यूएसए से नहीं ब्रिटेन से लिया है। तो चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन आंसर के सेशन पर, उसका चलो ठीक है, तो वो पीडीएफ दिखेगी क्लास के बाद। पहले बात करते हैं कि राइट टू एजुकेशन प्रोवाइड्स द फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन ऑफ विच एज ग्रुप। जो शिक्षा के अधिकार में किस आयु वर्ग के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है? तो किस आयु वर्ग के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दिया है? 6 से 14 साल के बच्चों को। तो करेक्ट आंसर होगा 6 से 14 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि किस आर्टिकल से ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर को रोका गया है, यानी किस अनुच्छेद से मानव तस्करी और बलात् श्रम का निषेध किया गया? किस आर्टिकल से मानव तस्करी और बलात् श्रम? आर्टिकल 23, 24, 25 या 26? तो किस आर्टिकल से ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर को प्रोहिबिट किया गया है? तो भाई ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर प्रोहिबिटेड है बाई आर्टिकल 23। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए, आर्टिकल 23 से। किस आर्टिकल को कहा जाता है हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? और यह कहा था डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने। डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने कहा था इसको हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो किस आर्टिकल को कहा जाता है हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं भाई आर्टिकल 32 को। तो आर्टिकल 32 को कहते हैं हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये सब मैंने आपको पढ़ा भी रखा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाईकोर्ट किस आर्टिकल से रिट जारी करता है? हाईकोर्ट किस आर्टिकल से रिट जारी करता है? आर्टिकल 32, आर्टिकल 224, आर्टिकल 226 या आर्टिकल 124? हाईकोर्ट किस आर्टिकल से रिट जारी करता है? यह भी मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट जारी करता है आर्टिकल 32 से और हाईकोर्ट रिट जारी करता है आर्टिकल 226 से। तो करेक्ट आंसर हो गया भाई ऑप्शन सी, आर्टिकल 226। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि राइट टू एजुकेशन जिस समय पास हुआ था यानी 2002 में, तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जिस समय शिक्षा का अधिकार पास हुआ था 2002 में, 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 में, भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? बहुत इजी क्वेश्चन है। 2002 से लेकर के 2007 तक भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भाई 2002 से लेकर के 2007 तक भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो थे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी। और 2007 से फिर कांग्रेस की सरकार आ गई थी तो डॉक्टर साहब बने थे प्राइम मिनिस्टर। तो करेक्ट आंसर होगा बी, अटल बिहारी वाजपेयी, 2002 से लेकर के 2007 तक। नहीं, एक मिनट रुक जाइए। वैसे अटल बिहारी वाजपेयी ही हैं और ये 99 से बने थे। ये 1998 से लेकर के 2002, 1999 से लेकर के 2003, 2003 में 2004 में आई है कांग्रेस की सरकार। तो 2004 में कांग्रेस की सरकार आई है, जहां तक मैं मुझे याद है कि 2004 में कांग्रेस की सरकार आई थी, 2004 में। तो 1998 से लेकर के 2002 तक ये थे। तो 2002 में जो अटल बिहारी वाजपेयी ही प्राइम मिनिस्टर थे उस समय, और मनमोहन सिंह की सरकार आई थी 2004 से 2007, 2004 से 8 और 8 से 12, 12 4 12 5 17, 2017 में फिर ये लोग चले गए। तो उस समय 2002 में जो प्रधानमंत्री थे वो अटल बिहारी वाजपेयी थे और ये 98 से 2002 तक रहे हैं। 2014 से मनमोहन सिंह रहे थे, 2098 से 2004 तक में। तो ये मुझे अभी ईयर कंफ्यूजन में मैं हूं, मैं इसको फिर आपको बता दूंगा। वैसे 2002 में प्राइम मिनिस्टर जो थे वो अटल बिहारी वाजपेयी थे। एक बार मुझे ईयर थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है, वो 2014 में मोदी जी आए थे, उसके 10 साल तक वो रहे, यानी 2010 तक में। तो 2014 में मोदी जी गवर्नमेंट ने शपथ ली थी, तो 2014 से 10 साल यानी 2004 तक में, 2004 तक में थे। ठीक है। तो इस समय 2002 में थे आपके अटल बिहारी वाजपेयी ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि राइट टू प्राइवेसी इज अ पार्ट ऑफ विच आर्टिकल? निजता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद का भाग है? निजता का अधिकार, निजता का अधिकार जो भाग है वो संविधान के किस अनुच्छेद का भाग है? आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21A। सो निजता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद का भाग है? तो देखो, निजता का अधिकार जो भाग है वो है आर्टिकल 21 का। आर्टिकल 21 का भाग है निजता का अधिकार। 19 का नहीं है, 21 का है। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। पर्सनल लिबर्टी का पार्ट है निजता का अधिकार। तो स्टूडेंट्स, विद दिस आज के सेशन को हम लोग यहीं पर कंप्लीट करते हैं और आई होप ये सेशन सबको समझ में आया होगा। ध्यान रखिएगा कि रिट वाला सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे 100% आपके क्वेश्चंस मिलते हैं। हाँ, प्लीज बता दूंगा कि देखो धीरे धीरे आर्टिकल्स आपको पता चलेंगे। अभी सारे आर्टिकल्स आपको एक बार मुझे पढ़ा लेने दीजिए, तब आपको खुद ब खुद समझ में आएगा। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, बाय बाय एवरीवन।